देखो, हम पढ़ेंगे राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। ठीक है सर। देखो, पहले ये देखेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, और बोली क्या होती है, बोली किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले देखेंगे भाषा। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। क्या है? भाषा एवं बोलियाँ। सबसे पहले देखेंगे सर भाषा। ये भाषा क्या होती है? देखो, भाषा कैसे कहते हैं। भाषा वो होती है जो वृहद स्तर पर बोली जाती है। वृहद स्तर का मतलब होता है जो अधिक क्षेत्र पर बोली जाती है। ठीक है, जो वृहद स्तर पर बोली जाती है उसे भाषा कहते हैं। और जो लघु स्तर पर बोली जाती है, लघु का मतलब होता है छोटे स्तर पर, उसे हम बोली कहते हैं। बात समझ में आई क्या नहीं आई? जो वृहद स्तर पर बोली जाती है, जो अधिक क्षेत्र पर बोली जाती है, या जो ज़्यादा क्षेत्र पर बोली जाती है, वो भाषा कहते हैं। और जो लघु स्तर पर बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। ठीक है सर। देखो, भाषा की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। भाषा की क्या होती है? एक निश्चित लिपि होती है। भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। निश्चित लिपि का मतलब ये है कि जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा की एक लिपि है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। और जिसकी लिपि होगी तो समझ जाना, मतलब इसकी लिपि होगी तो उसी, जब मत ऐसा हिंदी है तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। तो हिंदी भाषा के में हम साहित्य वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। और जैसे भाषा, जैसे हमारी राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी क्या है? एक भाषा है। तो राजस्थानी एक भाषा है तो उसकी एक लिपि भी है, और जिसकी लिपि होगी तो उसी भाषा में हम साहित्य लिख सकते हैं, समाचार पत्र लिख सकते हैं, पत्र लेखन में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसकी लिपि होगी तो उसकी लिपि होगी तो उसी भाषा में हम समाचार पत्र, पत्र लेखन और साहित्य वगैरह लिख सकते हैं। और जिसकी लिपि ना हो तो भाई साहब क्या उसका प्रयोग समाचार पत्र वगैरह में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। भाई जिसकी लिपि ही नहीं है तो उसका प्रयोग कैसे हो सकता है? और जैसे अब बात करें, जैसे हमारी भाषा है हिंदी भाषा, समझना, हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा की एक लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। जैसे अ आ इ ई उ सब, ये क्या है? जो देवनागरी लिपि के चिन्ह हैं। ठीक है, तो इनके जब देवनागरी लिपि, अगर हिंदी भाषा की जब लिपि है कौन सी? देवनागरी लिपि, तो हिंदी भाषा में बोलो साहित्य वगैरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कविता वगैरह लिखी हुई हैं हिंदी भाषा में, लिखी हुई हैं। ऐसे ही राजस्थानी भाषा में बहुत सारे साहित्य वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, कविताएं लिखी हुई हैं। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। क्यों? क्योंकि राजस्थानी भाषा की एक लिपि है और उस लिपि का नाम है मुंडिया। कौन सी? मुंडिया, बनियावणी, ठीक है, महाजनी। ठीक है, ये क्या है? जे राजस्थानी भाषा की लिपि के नाम है। लिपि है जे, एक ही नाम है, मतलब मुंडिया कहो चाहे महाजनी कहो चाहे बनियावणी कहो। ठीक है, तो दोबारा देखो, भाषा किसे कहते हैं? जो वृहद स्तर पर बोली जाती है। बोली किसे कहते हैं? जो लघु स्तर पर बोली जाती है। भाषा की एक निश्चित लिपि होती है जबकि बोली की कोई निश्चित लिपि नहीं होती है। बोली की कोई निश्चित लिपि नहीं होती है। और जिसकी लिपि होती है उसका प्रयोग हम समाचार पत्रों में, पत्र लेखनों में, साहित्य लिखने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई निश्चित लिपि नहीं है। तो उसका प्रयोग करेंगे कैसे? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर देखो, अब देखो, जैसे अगर बात करें हम राजस्थानी, बोलो क्या राजस्थानी एक भाषा है? सर बिल्कुल भाषा है, बिल्कुल भाषा है। और जिसकी भाषा होगी इसकी कोई ना कोई लिपि होगी। क्या सर लिपि है? बिल्कुल है। मैंने बताया वाल, राजस्थानी भाषा की कौन कौन सी लिपि, कौन सी लिपि है? मुंडिया या महाजनी या बनियामणि, ये क्या है? लिपियों के नाम हैं। ठीक है, जैसे गुजराती, गुजराती क्या? एक भाषा है। तो गुजराती भाषा में भी साहित्य वगैरह लिखे हुए हैं।
ठीक है। वो गुजरात वाले, गुजरात मतलब गुजराती भाषा खमोली जाती है गुजरात वाले क्षेत्र में, राजस्थानी भाषा खमोली जाती है राजस्थान वाले क्षेत्र में, और एक वृद्ध स्तर पर बोली जाती है, ठीक है। और जबकि जैसे बोली की बात करें, मेवाती, मेवात वाले क्षेत्र में बोली जाती है। खेराड़ी, जी खेराड़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे अब देखो जी है, जी है। तो अब और जी एक छोटा सा भाग, इसी के अंदर कुछ छोटा सा भाग है, समझना, छोटा सा भाग, ठीक है। अब देखो, एक तो इतने बड़े भाग में तो बोली जा रही है कौन सी, एक भाषा, ठीक है। और ये छोटे से स्तर पर बोली जा रही है तो इसे बोल जाएगी बोली, ठीक है। जो बड़े स्तर पर बोली जा रही है उसे भाषा कहेंगे, और जो छोटे स्तर पर बोली जा रही है उसे बोली कहेंगे। बात समझ में आई क्या नहीं आई। जैसे बात करें हम मेवाती, जो छोटा स्तर का तो मेवाती आ गया, खेराड़ी आ गया, और भी बहुत भाषाएं, ठीक है। हम बात करेंगे जगरोटी वगैरह करौली में बोली जाती है। ये भाषा जैसे राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी वगैरह, ठीक है, सब भाषाएं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा देखो। भाषा एक वृहद स्तर पर बोली जाती है, जबकि बोली एक लघु स्तर व छोटे स्तर पर बोली जाती है। भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, और जिसकी निश्चित लिपि होती है उस भाषा की जब निश्चित लिपि होती है तो उसमें समाचार पत्र, पत्र लेखन, साहित्य वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसका प्रयोग साहित्य, समाचार पत्रों में किया जा सकता है, पत्र वगैरह लिख सकते हैं, साहित्य वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। जिसकी लिपि होगी उसी भाषा में, ठीक है। जबकि बोली की कोई निश्चित लिपि नहीं है तो उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है सर। जैसे राजस्थानी, राजस्थानी क्या है, एक भाषा है। गुजराती, गुजराती क्या है, एक भाषा है। जैसे पंजाबी, मराठी, बंगाली, सब क्या है, ये भाषाओं के नाम है। और जैसे वो बात करें बोली की, जैसे मेवाती बोली, खेराड़ी बोली, क्या एक छोटी छोटी लघु लघु स्तर पर बोली जा रही है, लघु स्तर पर बोली जाती है, छोटे स्तर पर बोली जाती है, ठीक है, उसे बोली कहते हैं। आगे देखो, अब देखो संविधान में इसका उल्लेख होता है, भाषा का संविधान में उल्लेख, भाषा का संविधान में उल्लेख कहाँ मिलता है, तो देखो भाषा का संविधान में उल्लेख अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में मिलता है, अनुसूची 8 में मिलता है। बात समझ में आई क्या नहीं जाए कि सर आ गई। भाषा का उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में मिलता है, भाग 17 में मिलता है। कौन से भाग में, 17 भाग में। अनुच्छेद, तो मतलब भाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो 8वीं अनुसूची में। कौन से भाग में मिलता है, 17 भाग में। 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ दो तो 17, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक उसका उल्लेख मिलता है, तो 343 से लेकर के और 357, 357। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए मुझे। 343 से लेकर के 343 से लेकर के और 357 तक भाषा का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में, ठीक है। और भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा हैं, कुल 22 भाषा हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा हैं सर, 22 भाषा हैं। कुल कितनी भाषा है सर, 22 भाषा हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। जबकि बोली का कोई उल्लेख नहीं है, बोली का उल्लेख नहीं होता है संविधान में, संविधान में बोली का कोई उल्लेख नहीं है। भाषा का उल्लेख है। अनुसूची 8 भाग 17, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ देगी तो 17। अनुच्छेद 343 से लेकर के 357, 343 से लेकर के 357, कितने हो गए, 57। लगभग 7 4 11, कितने, 11 अनुच्छेद हैं। भाषा से संबंधित कितने अनुच्छेद हो गए, 11। देखो एक 343 और 343, 44, 45, 40, ठीक है। सॉरी 11 नहीं है यार, 11 नहीं है, मतलब 3 7 8, 8 7 15, 15 कितनी है, 15 कितनी है, 15 अनुच्छेद हैं, लगभग 15 अनुच्छेद। देखो 7 और 5 कितने हो गए, 7 और 3 कितने हो गए, 10, और 10 और 5 कितने हो गए, 15। तो 357, भाई 357 जोड़ियो, 7 और 5 12, और 12 3 15, तो 15 हुए। तो 15 अनुच्छेद हैं लगभग। भाषा से संबंधित लगभग कितने अनुच्छेद हैं, 15 अनुच्छेद, ठीक है। और कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, ठीक है, 22 भाषा। 15 और 3 18, 18 19 20 21 1 22, ठीक है। इस 3 को छोड़ देना। देखो 15 और 3 कितने हो गए,
18 और 18 और 4 कितने हो गए 22। ठीक है, इसको जोड़ दें, चाहे तो इधर से जोड़ देना और चाहे इधर से जोड़ देना, लेकिन एक क्या, या तो इससे छोड़ देना या इससे छोड़ देना, तो कितनी होंगी 22 हो गई नहीं, तो 22 भाषा हैं। कितनी भाषा है 22। बात समझ में आई क्या नहीं आई, ये बोलो बताइए। संविधान में उल्लेख है सर, बिल्कुल है। अनुसूची 8 भाग 17 अनुच्छेद 343 से 357 तक, और कुल भाषा कितनी है भारतीय संविधान और 22 भाषाएं। ठीक है, आगे देखें, आगे देखो सर। नहीं, बोली का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, हाँ बोली का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आगे देखो, अब बात करें हम राजस्थानी भाषा की। सर मुझे एक बात बताइए, क्या राजस्थानी जो भाषा है, क्या उसका संविधान में कोई उल्लेख है? तो हम करेंगे ना, क्योंकि संविधान में राजस्थानी भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। क्या, यही तो है सबसे बड़ी गलती। भाई साहब, राजस्थानी भाषा का संविधान में उल्लेख होना चाहिए, और लेकिन संविधान में उल्लेख ही नहीं है। देखो साहब, तो राजस्थानी भाषा का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, राजस्थानी भाषा का संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, और राजस्थानी भाषा में कुल कितनी भाषाएं, 22 भाषा। उन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कोई उल्लेख नहीं है, 22 भाषा में कोई उल्लेख नहीं है, राजस्थानी भाषाएं नहीं। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को, 21 फरवरी को उसको हम मायड़ भाषा दिवस के नाम से भी जानते हैं, मायड़ भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा को हम मायड़ भाषा दिवस भी कहते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, जिसे हम मायड़ भाषा दिवस भी कहते हैं, मायड़ भाषा दिवस। हमारी राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? सर हिंदी। तो राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी, उसे हम मायड़ मतलब मातृ, तो मायड़ भाषा दिवस 21 फरवरी। सर 21 फरवरी कैसे याद रखेंगे? देखो, राजस्थानी, अब लिखेंगे राजस्थानी, ऐसे लिखेंगे राजस्थानी सर, बिल्कुल लिखेंगे राजस्थानी। तो इसमें से 2 उठाओ सर, उठा लिया। उसमें से 1 उठाओ सर, उठा लिया। ये कितने हो गए? 21 हो गए। अब मुझे बता, 2 पे क्या आता है? 2 पे क्या आता है सर? फरवरी। तो यहाँ तो 2 लिख लो, ठीक है, या फिर यूँ लिख लो फरवरी। ठीक है, फरवरी भी लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? यहाँ तो 21 फरवरी, भाई दूसरे पर 2 उठा लो सर, उठा लिया। 1 उठाओ, 21, 1 ले लिया, कितने हो गए? 21। और 2 नंबर पर क्या आता है सर? फरवरी आता है। तो 21 फरवरी के दिन क्या मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस। उसको मायड़ भाषा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थानी भाषा का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? आगे देखो, अब देखेंगे हम राजभाषा। सर राजभाषा क्या होती है? बिल्कुल बताएंगे भाई, राजभाषा क्या होती है। देखो, राजभाषा वह भाषा, मैं क्या बोल रहा हूँ, राजभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग राजकीय कार्यों में किया जाता है। राजकीय कार्यों का मतलब होता है सरकारी काम काजों में इसका प्रयोग किया जाता है। राजभाषा वह भाषा कहलाती है जिसका प्रयोग राजकीय कार्यों में किया जाता है। राजकीय कार्यों का मतलब होता है सरकारी कामकाजों में। कौन से कामकाजों में? सरकारी कामकाजों में। बात समझ में आ रही है क्या ना आ रही? पहले मुझे बताइए, सरकारी कामकाजों में। ठीक है, आगे देखो, सरकारी कामकाजों में राजभाषा वो होती है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाजों में किया जाता है, राज्य के कार्यों में किया जाता है। ठीक है सर, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? सर हम राजभाषा पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? अब राजस्थान देखो, पंजाब की राजभाषा पंजाबी है, गुजरात की राजभाषा गुजराती है। अब देखो हमन, देखो भैया, कितना दुख तो होता है यार। एक इतनी मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। और मतलब इतना बड़ा क्षेत्रफल है, और इतनी बड़ी क्षेत्रफल बोली जा रही है कौन सी? राजस्थानी भाषा। लेकिन फिर भी भाई साहब कोई संविधान में उल्लेख ही नहीं है, हाँ? और राजस्थान की राजभाषा राजस्थानी नहीं है, देखो, हाँ? तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? सर हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। तो दुख तो होता है भाई, किसको नहीं होता है?
तो राजस्थान की राजभाषा किसको होना चाहिए? राजस्थानी को, राजस्थानी भाषा को होना चाहिए। लेकिन कौन सी है? हिंदी। कौन सी है? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है सर? हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस। 14 हिंदी नहीं आया बिल्कुल, 14 14 14 हिंदी, 14 हिंदी नहीं आया, 14 तो 14 थे, 14 सितंबर हिंदी नहीं आया बिल्कुल, हाँ 14, तो 14 सितंबर, 14 सितंबर, ठीक है। तो हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है। बात समझ में आ रही है कनायरे? ठीक है सर। लेकिन अगर बात करें हम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। सर याद कैसे करेंगे? देखो अब ये कितने लिखा है हमने? विश्व, विश्व ऐसी लिखेंगे ना सर, वैसे लिखेंगे। तो उसमें से पहला क्या है? एक, तो एक उठाया। ये बाद में क्या आया? 0, तो 0 उठा ली। और पहले क्या है? एक, तो एक, मतलब एक में क्या आता है? जनवरी, ठीक है, जनवरी भाई, 1 जनवरी, ठीक है। तो 10 जनवरी को भाई, पहला महीना कौन सा था? जनवरी की तो होता है जनवरी। ऐसे राजस्थानी भाषा जैसे हमने राजस्थानी भाषा याद करी का 21 फरवरी को मनाया जाता है। मतलब शब्द के जो राजस्थानी भाषा का जो शब्द पहले अक्षर है ना, उनको उठा लीजिए बस। ऐसे विश्व उठा लीजिए, 1 0, तो 0 पहले पे कहता है जनवरी, तो 10 जनवरी को। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। लेकिन हिंदी भाषा दिवस 14, हिंदी 14, हिंदी नहीं आया 14, ठीक है, 14 सही, 14 हिंदी, 14 तो हिंदी नहीं आया, हाँ सही 14, तो 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी भाषा 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर को, ठीक है सर। राजभाषा समझ में आई? राजभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग राजकीय कार्यों में किया जाता है, सरकारी कामकाजों में किया जाता है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है सर? हिंदी है। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आगे देखो अब राजस्थान के हमारे एक विधायक जी थे, उनका नाम था बीडी कल्ला। बीडी कल्ला कौन थे? बीडी कल्ला। बड़ा बीड़ी ज़्यादा मत पिएगा, नहीं कार पच जाओगा, ठीक है, कल्ला कार पच जाओगा, बीड़ी ज़्यादा मत पिएगा। तो बीडी कल्ला, बीडी कल्ला ने मार्च 2023 में एक प्रस्ताव पेश किया था। सर वो प्रस्ताव क्या था? मतलब बीडी कल्ला ने मार्च 2023 में एक प्रस्ताव पेश किया था। उस प्रस्ताव में ये लिखा हुआ था कि हमारी जो राजस्थानी भाषा है सर, जो हमारी राजस्थानी भाषा है, कम से कम, चलो राजस्थान की राजभाषा नहीं बना रहे हैं तो कम से कम राजस्थानी भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा तो दे दो कम से कम हमारी राजस्थानी भाषा को। भाई चलो ठीक है कि राजस्थानी राजभाषा का दर्जा नहीं दे रहे हैं तो कम से कम द्वितीय राजभाषा का तो दर्जा दे दो। तो भाई साहब कौन कह रहे हैं? बीडी कल्ला, एक विधायक थे बीडी कल्ला। मार्च 2023 में एक प्रस्ताव पेश किया कि हमारे राजस्थानी भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए, द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए। ये कौन कह रहे थे? बीडी कल्ला। लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2023 से लेकर के आज 2026 हो गई, कितनी 2026, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीडी कल्ला ने मार्च 2023 में एक प्रस्ताव पेश किया कि राजस्थानी भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए। लेकिन भैया कहाँ बनाए भाई, ठीक है। आगे देखो अब ये क्या है? ये है राजस्थानी साहित्य। सर ये क्या है राजस्थानी साहित्य? देखो राजस्थानी साहित्य सर्वप्रथम लिखने का प्रयास 13वीं सदी में किया था। मतलब जो हमारे राजस्थानी साहित्य थे, मतलब जो हमारे राजस्थानी भाषा में जो साहित्य थे, तो साहित्य लिखने का प्रयास कब किया था? मतलब जो साहित्य थे, मतलब राजस्थानी साहित्यों को, जो राजस्थानी भाषा में साहित्यों को लिखने का प्रयास कब किया था? तो 13वीं सदी में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा में राजस्थानी साहित्यों को लिखने का प्रयास कब किया था? 13वीं सदी में, ठीक है सर। अब क्या हुआ कि राजस्थानी और गुजराती, जो राजस्थानी भाषा है और जो गुजराती भाषा है, इन दोनों का मिला जुला रूप चला रहा था। मतलब ये दोनों का मिला जुला रूप था।
ठीक है, ऐसा कोई साहित्य वगैरह लिखते थे, ठीक है। तो इन दोनों का विशेष रूल था, ठीक है। राजस्थानी और गुजराती ये दोनों मिलजुल करके खाती थी, ठीक है। ऐसा कोई साहित्य वगैरह लिखते थे तो ठीक है, कुछ उसमें मतलब जैसे ऐसे माना कि कुछ साहित्य है, तो इस साहित्य में कुछ तो प्रयोग राजस्थानी भाषा का करते थे, कुछ गुजराती भाषा का प्रयोग किया जाता था, कुछ राजस्थानी भाषा का, कुछ गुजराती भाषा का, ठीक है। द्वारा देखो जैसे कोई साहित्य वगैरह है तो उस साहित्य में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा में लिखने का प्रयास 13वीं सदी में किया था। लेकिन जो साहित्य थी ना, ये मतलब इन साहित्यों में राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा इन दोनों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और ये भाषा कब तक चलती, मतलब दोनों का मिला जुला रूप कब तक चलता रहा? 16वीं सदी तक। 16वीं सदी तक इनका मिला जुला रूप चलता रहा था। लेकिन 16वीं सदी के बाद ये भाषा स्वतंत्र हो गई थी। किस भाषा से? गुजराती भाषा से। गुजराती भाषा से ये अपने आप में स्वतंत्र हो गई थी। कौन? राजस्थानी भाषा। तो गुजराती भाषा अलग हो गई और राजस्थानी भाषा एक अलग हो गई थी, ठीक है। 16वीं सदी तक तो इनका मिलता जुलता रूप चला रहा था, लेकिन उसके बाद ये अलग हो गई थी, ठीक है। तो राजस्थानी अलग हो गई, गुजराती अलग हो गई, ठीक है। लेकिन राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप 16वीं सदी में लिया था। स्वतंत्र रूप तो मैं बता रहा हूँ कि राजस्थानी भाषा, भाई देखो पहले स्वतंत्र नहीं थी, ना तो राजस्थानी अपने आप में स्वतंत्र थी, ना गुजराती स्वतंत्र थी। लेकिन 16वीं सदी में उन्होंने अपना स्वतंत्र रूप ले लिया था, ठीक है। 16वीं स्वतंत्र में उसने भी अपना अलग रूप ले लिया, तो उसने भी अलग रूप ले लिया, अलग अलग हो गई थी दोनों, राजस्थानी भाषा गुजराती भाषा। तो राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप 16वीं सदी में लिया गया था। मतलब ये सिर्फ स्वतंत्र रूप जो गुजराती भाषा से अलग हुई है, ठीक है, मतलब अलग हुई है। तो मतलब स्वतंत्र मतलब राजस्थानी भाषा से अलग, मतलब गुजराती भाषा से कब अलग हुई थी? 16वीं सदी में। 16वीं सदी तक तो इनका मिलता जुलता रूप चला रहा था, ठीक है। लेकिन अब देखो राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप कब तक चलता रहा? 16वीं सदी तक। 16वीं सदी में ये दोनों अलग हो गई थी, तो 16वीं सदी में इन्होंने अपना स्वतंत्र रूप ले लिया था, ठीक है। हाँ देखो, अब देखो स्वतंत्र भाषा देखो, स्वतंत्र भाषा किसे कहते हैं? स्वतंत्र भाषा उसे कहते हैं वह भाषा जो किसी अन्य भाषा के अधीन ना हो। अब देखो पहले जैसे मैं राजस्थानी भाषा आई, ठीक है, तो एक दूसरे के अधीन थी। गुजराती भी एक अधीन थी, राजस्थानी भाषा गुजराती के ऊपर अधीन थी, वो एक पूरे उसके अधीन थी, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र भाषा होती है वो होती है जो किसी भाषा के अधीन नहीं होती है। ये अपने आप में, मतलब अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। ये अपनी भाषा में साहित्य लिख सकती हैं, मतलब वह भाषा जो अपनी भाषा में साहित्य लिख सकती हैं उसे स्वतंत्र भाषा कहते हैं। जो किसी अन्य भाषा के अधीन नहीं होती हैं उसे स्वतंत्र भाषा कहते हैं। और स्वतंत्र भाषा के विकास के लिए, किसके लिए? स्वतंत्र भाषा के विकास के लिए क्या बनाई गई थी? अकादमियाँ। क्या बनाई गई थी सर? अकादमियाँ बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? अकादमियाँ। मतलब जैसे कोई भाषा है, ठीक है, अब वो स्वतंत्र हो गई, तो उसको स्वतंत्र तो हो गई, अब उसमें विकास लाने के लिए क्या बनाई गई थी? अकादमियाँ बनाई गई थी, ठीक है, अकादमियाँ। और राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा कब दिया गया था सर? और राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया गया था 1980 में। 1980 में सर ये क्या है? ये मतलब स्वतंत्र भाषा का रूप 16वीं सदी में, ये 16वीं सदी में तो गुजराती से अलग हुई थी, गुजराती भाषा से अलग होकर के स्वतंत्र रूप में आई थी। लेकिन स्वतंत्र भाषा का दर्जा नहीं मिला था उसको अभी तक, ठीक है। दर्जा कब मिला था स्वतंत्र भाषा का? 1980 में। कब मिला था? 1980 में। एक अकादमी थी, केंद्रीय साहित्य अकादमी, एक ऐसी अकादमी थी जो मतलब जो स्वतंत्र भाषा का दर्जा देने का काम करती थी, ठीक है। तो उस अकादमी ने 1980 में स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया था। कब? 1980 में, ठीक है। स्वतंत्र तो 16वीं सदी में ही हो गई थी, लेकिन दर्जा नहीं मिला था। और दर्जा कब मिला था? 1980 में। 1980 में, ठीक है, 1980 में। किसके द्वारा? केंद्रीय, मतलब केंद्र में, ये केंद्र के अधीन है तो केंद्र, और साहित्य वगैरह से लिखने का काम करता है, साहित्य वगैरह, ठीक है, तो केंद्र के अधीन है। और क्या? साहित्य अकादमी, ठीक है, तो साहित्य अकादमी, ठीक है, तो केंद्रीय साहित्य अकादमी, ठीक है, उस अकादमी का नाम क्या है? केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 1980 में राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया गया था। तो राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1980 में। किसके द्वारा? केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा,
ठीक है। अब क्या हुआ था कि राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा भी मिल गया था सर, बिल्कुल मिल गया था। अब राजस्थानी भाषा के विकास के लिए, ठीक है, तो विकास के लिए, राजस्थानी भाषा के विकास के लिए क्या किया था, 1983 में एक अकादमी बनाई गई थी, साहित्य व संस्कृति अकादमी। साहित्य व संस्कृति अकादमी, ये अकादमी ऐसी थी कि राजस्थानी भाषा को अब बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि स्वतंत्र भाषा का दर्जा तो मिल चुका है, अब उसको बढ़ावा देने के लिए एक अकादमी बनाई गई थी, साहित्य व संस्कृति अकादमी। ठीक है, कि अब अधिक से अधिक राजस्थानी भाषा में साहित्य लिखने का मतलब लिख सकते हैं, मतलब अधिक से अधिक अपनी राजस्थानी भाषा में साहित्य तुम लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने का अधिकार है। लिखने मतलब साहित्य वगैरह तो 13वीं सदी में लिखते आ रहे थे। ठीक है, और 16वीं सदी तक मतलब गुजराती और राजस्थानी भाषा का मिला जुला रूप था। 16वीं सदी में जाकर के स्वतंत्र भाषा मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र हो गई थी। ठीक है, राजस्थानी अलग हो गई थी और मतलब गुजराती अलग हो गई थी। फिर 1980 में राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा मिला था केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा। और फिर राजस्थान में क्या हुआ था कि राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, विकास लाने के लिए 1983 में एक अकादमी बनाई गई थी, साहित्य व संस्कृति अकादमी। और कहाँ बनाई गई थी सर? बीकानेर में। कहाँ बनाई गई थी? बीकानेर में। केंद्र साहित्य व संस्कृति अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? बीकानेर में। कहाँ की गई थी? मतलब यार बीकानेर में। कहाँ की गई थी? बीकानेर में। देखो 1980 में तो स्वतंत्र भाषा का दर्जा मिला था और उसके 3 साल बाद तो भाई साहब राजस्थान में साहित्य व संस्कृति अकादमी की स्थापना कर दी गई थी कि फटाफट राजस्थानी भाषा का बढ़ावा किया जाए। ठीक है, और कहाँ की गई थी? बीकानेर में। साहित्य व संस्कृति अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? बीकानेर में। ठीक है, आगे देखो और राजस्थान की जो मातृभाषा है, मैं पहले बता चुका हूँ कि राजस्थान की राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन राजस्थान की जो मातृभाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा राजस्थान की मातृभाषा है। ठीक है, क्या है? मातृभाषा। ठीक है सर, मातृभाषा। देखो अब राजस्थानी भाषा की अगर बात करें हम, लिपि कौन सी लिपि? लिपि। तो राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? जैसे हिंदी भाषा पढ़ते हैं हम, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है सर, तो राजस्थानी भाषा की भी कौन सी लिपि है? महाजनी। मुड़िया, बड़ियामणि और कामदारी और शास्त्री। ये क्वेश्चन आ चुके हैं सब जी। ठीक है, महाजनी, मुड़िया, बड़ियामणि, कामदारी, शास्त्री। अधिकांशतः देखो बहुत सारे मास्टर इनको पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन कामदारी और शास्त्री ये उसी के, ये पांचों के पांच एक ही नाम है। ठीक है, पांचों के पांचों नाम कौन से? महाजनी, मुड़िया, बड़ियामणि, कामदारी, काम कलादारी। ये काम तो करना सकते दारी, ये दारी शास्त्री जी आ रहे हैं, तो काम कलादारी शास्त्री आ रहे हैं, तो कामदारी शास्त्री। ठीक है, तो महाजनी, मुड़िया, बड़ियामणि, कामदारी और शास्त्री। ये काम कलादारी, ये शास्त्री आ रहे हैं, काम कलादारी शास्त्री आ रहे हैं। ठीक है, तो कामदारी शास्त्री। ठीक है, जो राजस्थानी भाषा की क्या लिपि? ठीक है, कौन कौन सी? महाजनी, मुड़िया, बड़ियामणि, कामदारी, शास्त्री। अब देखो जो महाजनी है, जो मुड़िया है, जो बड़ियामणि है, जो कामदारी है, जो शास्त्री है, उस लिपि के जनक कौन है? जनक तो तुम्हारे टोडरमल। कौन? टोडरमल जी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि महाजनी या मुड़ियामणि या बड़ियामणि या कामदारी या शास्त्री लिपि के जनक कौन है? तो टोडरमल। ठीक है, टोडरमल। और देखो मुड़िया किसे कहते हैं? मुड़िया कहते हैं जो बिना मात्रा वाले वर्ण, जो ऐसे जिन पर मात्रा नहीं होती है और वे मोड़ करके लिखे जाते हैं, उसी को मुड़िया कहते हैं। तभी तो उसका नाम पड़ा है मुड़िया। मतलब जो बिना मात्रा वाले जो वर्ण होते हैं का, और जो फिर वे मोड़ कर लिखे जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मुड़िया कहते हैं। तो बिना मात्रा वाले वर्ण जो मोड़ कर लिखे जाते हैं उन्हें मुड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुड़िया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है सर, मुड़िया कहते हैं। आगे देखो। ठीक है सर, देखो अब बात करें हम कि राजस्थानी भाषा के प्रथम सर्वेक्षक कौन है? राजस्थानी भाषा के प्रथम सर्वेक्षक मतलब होता है कि राजस्थानी भाषा के
पहले सर्वे करता है। जैसे गांव में सर्वे करने के लिए आते हैं क्या, ऐसा बहुत सारे, कैसे गांव में कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे रहते हैं, कितनी महिलाएं रहती हैं, गांव में के अंदर आते हैं नहीं आते हैं। उसी प्रकार राजस्थानी भाषा के प्रथम सर्वे करने वाले कौन थे, उन्हें हम सर्वेक्षक भी तो कह सकते हैं ना। तो राजस्थानी भाषा के प्रथम सर्वेक्षक कौन थे, तो जॉर्ज मैकलिस्टर। जॉर्ज मैकलिस्टर भाई क्या लाए थे, वे लिस्ट लाए थे। कौन, मैकलिस्टर। क्या लाए थे, लिस्ट। तो जॉर्ज मैकलिस्टर मतलब गणना करने के लिए आए थे। ठीक है, गणना जनगणना की होती है, लेकिन बता रहा हूँ याद करने के लिए। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा के प्रथम सर्वेक्षक कौन थे, जॉर्ज मैकलिस्टर। जॉर्ज मैकलिस्टर। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा के ऐसे कौन से पहले व्यक्ति थे जो सर्वे करने आए थे, जो सर्वे करता थे, तो जॉर्ज मैकलिस्टर। जॉर्ज मैकलिस्टर। तो राजस्थानी भाषा के प्रथम सर्वेक्षक जॉर्ज मैकलिस्टर। ठीक है, और राजस्थानी जो भाषा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो राजस्थानी भाषा है ना, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख भारतीय भाषा विषयक कोश में। भारतीय भाषा विषयक कोश में। ठीक है, भारतीय भाषा विषयक कोश में। ठीक है, मतलब राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख, जो सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, तो भारतीय भाषा विषयक कोश। ये भारतीय भाषा विषयक कोश किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की जो पुस्तक है भारतीय भाषा विषयक कोश, भारतीय भाषा ते भाषा विषय ते विषयक कोश, भारतीय भाषा विषयक कोश कब लिखी गई थी, 1907-8 में। 1907 और 8 में। उसमें राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो राजस्थानी भाषा का पहला उल्लेख किस में मिलता है, तो भारतीय भाषा विषयक कोश में। किसके द्वारा लिखी गई, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। कब लिखी गई थी, 1907-8 में। ठीक है सर, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थानी भाषा के सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन और वर्गीकरण किसने किया, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन और वर्गीकरण किसने किया था, तो वैज्ञानिक अध्ययन और वर्गीकरण किसने किया था, तो वो कौन थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। देखो राजस्थानी भाषा का पहला उल्लेख, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख तो भारतीय भाषा विषयक कोश में मिलता है, लेकिन राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन और वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में किया था, तो वो किया था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। भाई राजस्थानी भाषा का उल्लेख तो उसमें मिलता है, कौन सी, भारतीय भाषा विषयक कोश में, जो कि 1907-8 में लिखी गई थी, लेकिन राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन और वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और कब लिखी गई थी, 1912 में। कब लिखी गई थी, 1912 में। किसके द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। देखो भारतीय भाषा विषयक कोश किसके द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। लेकिन राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सी ग्रंथ में मिलता है, भारतीय भाषा विषयक कोश में। लेकिन राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब लिखी, 1912 में। और देखो उसी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस शब्द का भी उल्लेख मिलता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ऐसे पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने राजस्थान शब्द भाषा के अर्थ में प्रयोग किया था। कि जैसे अब देखो हमारे जो पूरे भूभाग का नाम है राजस्थान। ठीक है, तो अब लोगों ने, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा कि जब इस पूरे भूभाग का नाम क्या है, राजस्थान, तो सर उसी के नाम पर भाषा का भी नाम रख दिया जाए, और उसका नाम था राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा का शब्द, राजस्थानी भाषा मतलब राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो राजस्थानी शब्द किसने प्रयोग किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने।
ठीक है। तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने, राजस्थानी शब्द का। ठीक है। लेकिन अब देखो, किसी ने देखो, और तुम्हारे ऐसे हम पढ़ेंगे, तुम्हारे बहुत सारे ऐसे विद्वान मिलेंगे कि इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए मरु भाषा का प्रयोग किया था, किसी ने कछु किया था, किसी ने कुछ कहा था। लेकिन द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है सर। और देखो, इन्होंने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा था? तो 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। मतलब जो राजस्थानी भाषा है, तो राजस्थानी भाषा को इन्होंने 5 भागों में बांटा था। अब देखो, राजस्थान तो बहुत बड़ा है, ठीक है, और राजस्थानी भाषा पूरे क्षेत्र में, लगभग पूरे क्षेत्र में बोली जाती है। तो उसको मतलब राजस्थानी भाषा को एक 5 भागों में विभाजित कर दिया था। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से? इधर तो है पश्चिमी राजस्थानी, इधर क्या है? पश्चिम, तो पश्चिमी राजस्थानी। इधर क्या है? दक्षिण, तो दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है सर। इधर क्या है? पूर्व, तो पूर्वी राजस्थानी। देखते हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, इधर पश्चिम में, राजस्थान का कौन सी दिशा है? पश्चिम। इधर पश्चिम वाला भाग है तो पश्चिमी राजस्थानी। इधर दक्षिण है तो दक्षिणी राजस्थानी। इधर तुम्हारा पूर्व है तो पूर्वी राजस्थानी। और भाई साहब, इधर भी पूर्वी राजस्थानी और ये भी पूर्वी राजस्थानी। ठीक है। मैंने कहा भाई, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन से कहा लोगों ने कि तेरी खोपड़ी खराब है गई है का? कैसे? कि ए भी पूर्वी राजस्थानी, ए भी पूर्वी राजस्थानी, ए भी पूर्वी राजस्थानी, पता कैसे चलेगा? अब उसने कहा कि सर, अब ये ऊपर की तरफ है, मतलब उत्तर दिशा की तरफ है, तो उसने कह दिया सर जी तो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। और ये मध्य में है तो मध्य पूर्वी राजस्थानी। और ये दक्षिण की तरफ है ना, ये मध्य पूर्वी राजस्थानी की दक्षिण में, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। हाँ, ये बात सही है। तो राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। कौन कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और मध्य पूर्वी राजस्थानी। पर मध्य पूर्वी के ऊपर क्या है? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, और नीचे क्या है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। और देखो, पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी मतलब बोली, मतलब पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली, मतलब इसके अंदर कौन सी बोली रखी गई थी कि पश्चिमी राजस्थान की तरफ सर मारवाड़ी बोली का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोली का उल्लेख मिलता है? मैं यूँ कह रहा हूँ कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था कि जो पश्चिमी राजस्थानी है, जो मतलब राजस्थान के पश्चिमी तरफ हो, तो उसको पश्चिमी राजस्थानी नाम दे दिया। लेकिन पश्चिमी राजस्थान की तरफ कौन सी बोली का प्रयोग किया जाता है सर? मारवाड़ी का। ठीक है सर, मारवाड़ी बोली। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। और दक्षिणी राजस्थान में उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि नीमाड़ी बोली सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक है। कौन सी बोली? नीमाड़ी। तो दक्षिणी राजस्थान में कौन सी बोली रखी थी? नीमाड़ी बोली। इन्होंने कहा कि दक्षिणी राजस्थान में नीमाड़ी बोली सर्वाधिक बोली जाती है, तो नीमाड़ी बोली। ठीक है सर, नीमाड़ी बोली। और मध्य पूर्वी राजस्थानी में कहा कि इधर सर ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोली सर्वाधिक बोली जाती है। मध्य पूर्वी राजस्थानी वाले भाग में कौन सी बोली बोली जाती है सर्वाधिक? ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोली। ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोली। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मेवाती बोली। कौन सी बोली? मेवाती बोली, मेवाती। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मालवी और रांगड़ी, मालवी और रांगड़ी, मालवी और रांगड़ी। ठीक है, मालवी और रांगड़ी। ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान देखो, मालवी कहाँ बोली जाती है? इधर जरी मालवा वाला क्षेत्र में। ठीक है, मालवी। और रांगड़ी यहीं पे बोली जाती है, रांगड़ी। रांगड़ी कोटा, बूंदी, प्रताप, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, मतलब कोटा, बूंदी जो झालावाड़ प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है ना, यहीं पे है। ठीक है, ऐसा। और ढूंढाड़ी बोली। ठीक है। मध्य पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली रखी थी? ढूंढाड़ी बोली और हाड़ौती बोली। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती बोली। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोला। ठीक है सर। मेवाती, ढूंढाड़ी व हाड़ौती, मालवी व रांगड़ी, निमाड़ी, मारवाड़ी। ठीक है सर, आगे देखो। देखो, अब यह है कि राजस्थान शब्द क्षेत्र के अर्थ में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? देखो,
राजस्थान शब्द भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। लेकिन क्षेत्र के अर्थ में कि इस पूरे भूभाग का एक ही नाम होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? राजस्थान। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था क्षेत्र के अर्थ में? तो वो कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे पूरे राजस्थान के पूरे भूभाग का एक ही नाम दिया था, राजस्थान। और लेकिन भाषा के अर्थ में हमारी राजस्थानी भाषा का प्रयोग, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है सर। अब दूसरे विद्वान आते हैं एल.पी. टेसीटोरी। कौन? एल.पी. टेसीटोरी। अब एल.पी. टेसीटोरी का पूरा नाम है लुइगो पियो टेसीटोरी। लुइगो पियो टेसीटोरी। एल.पी. 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 थे लुइगो पियो टेसीटोरी। कई है पियो, लुइय पियो, लुइय कई के लुइय पियो, तो लुइय पियो, तो लुइगो पियो टेसीटोरी। ठीक है। तो एल.पी. टेसीटोरी का पूरा नाम है लुइगो पियो टेसीटोरी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? 1887 में। 1887 में। इधर 1 है, इधर 7 है, तो 1 और 7 कितने हो गए सर? 8। तो दोनों 8 लिख दी थी। ठीक है। तो 1887। ठीक है। 1 इधर 7, 1 और 7 8, तो 8 और 8 1887 में। कहाँ पर हुआ था? उदीने गांव में। कहाँ हुआ था? उदीने गांव। उदीने गांव में। उदीने गांव कहाँ पड़ता है? इटली में। इटली में। ठीक है। तो एल.पी. टेसीटोरी का जन्म 1887 में उदीने गांव इटली में हुआ था। उदीने गांव इटली में हुआ था। ठीक है सर। और एल.पी. टेसीटोरी की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडियन एंटीक्वेटरी। कौन सी क्वेटरी? इंडियन एंटीक्वेटरी। इंडियन एंटीक्वेटरी। ठीक है। इंडियन एंटीक्वेटरी कब लिखी थी? 1914 से लेकर के 1918 के बीच। ठीक है। 1914 से लेकर के 1918 के बीच ये पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी? इंडियन एंटीक्वेटरी। किसके द्वारा? एल.पी. टेसीटोरी के द्वारा। कौन सी? इंडियन एंटीक्वेटरी। इंडियन एंटीक्वेटरी 1914 से लेकर के 1918 के बीच। ठीक है सर। देखो द्वारा देखो, एल.पी. टेसीटोरी का पूरा नाम लुइगो पियो टेसीटोरी। जन्म 1887, उदीने गांव इटली। पुस्तक इंडियन एंटीक्वेटरी 1914 से लेकर के 1918। 14 और 14 में 4 जोड़ दें वो तो कितने हो जाएंगे? 18। तो 1914 से 1918। अब देखो एल.पी. टेसीटोरी के अनुसार जो राजस्थानी भाषा अपने कब अस्तित्व में कब आई थी? तो वो आई थी 12वीं सदी में। एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। लगभग 12वीं सदी में, मतलब एल.पी. टेसीटोरी अपनी पुस्तक इंडियन एंटीक्वेटरी में कहते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है ये अपने अस्तित्व में कब आई थी? तो सर ये 12वीं सदी में आई थी। 12वीं सदी में ये अपने अस्तित्व में आ गई थी जी, मतलब अपने अस्तित्व में आ गई थी जी। ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो कब आ गई थी? 12वीं सदी में। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एल.पी. टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आई थी तो कब? लगभग 12वीं सदी। ठीक है। 12वीं सदी में। ठीक है सर। अब देखो राजस्थानी भाषा को एल.पी. टेसीटोरी ने कितने भागों में बांटा था सर? 2 भागों में। देखो 2 भागों में बांटा था। अब देखो एल.पी. टेसीटोरी कितने नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पे एल.पी. टेसीटोरी। और कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। तो 2 थे 2, 2 थे 2, 2 भागों में बांटा था। ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। कितने भागों? 5 भागों में। कौन कौन सा? पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। ठीक है सर। लेकिन एल.पी. टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? एक इधर पश्चिम है तो पश्चिमी राजस्थानी, इधर पूर्व है तो पूर्वी राजस्थानी। ठीक है। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। और पश्चिमी राजस्थानी में उन्होंने कहा था, मतलब एल.पी. टेसीटोरी ने कहा था कि जो पश्चिमी राजस्थानी है तो उधर पश्चिमी राजस्थानी की तरफ तोरावाटी, राजावाटी और नागर चोल जैसी बोली बोली जाती हैं। तोरावाटी, राजावाटी, नागर चोल जैसी बोली बोली जाती हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है यार। तोरावाटी क्या पश्चिमी राजस्थानी तरफ बोली जाती है? क्या राजावाटी पश्चिमी राजस्थानी तरफ बोली जाती है? क्या नागर चोल पश्चिमी राजस्थानी? नहीं, बिल्कुल गलत है।
ठीक है। और पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत कहा था उन्होंने एल पी टेसीटोरी ने कि इधर मारवाड़ी और बीकानेरी बोली बोली जाती है। बताइए क्या बात सही है? बिल्कुल गलत है यार। मारवाड़ी बोली इधर बोली जाती है, बीकानेरी इधर बोली जाती है, तोराबाटी इधर बोली जाती है, राजाबाटी इधर बोली जाती है, नागरचौल इधर बोली जाती है। उल्टा सिस्टम कर दिया। ठीक है, समझ रही हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात, ये बताइए। ठीक है, अब देखो ऐसे मध्य पूर्वी राजस्थानी, मतलब जो हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन थे उन्होंने भी गलत बता दिया। अब बात बताइए, जो हाड़ौती बोली है क्या मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है? ये तो यहाँ पे बोली जाती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। और कहाँ पर बता दी थी? मध्य पूर्वी राजस्थान में। उनका भी मत गलत बता दिया था, उनका भी मत गलत हो गया था। ठीक है, उसी प्रकार एल पी टेसीटोरी का जो मतलब मत गलत हो गया था। ठीक है, उन्होंने भी गलत बांट दिया था। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत तोराबाटी, राजाबाटी और नागरचौल, और पूर्वी राजस्थानी मारवाड़ी और बीकानेरी। गलत है ना? ठीक है, चलो आगे देखो। देखो एक लिंग महात्म्य, जो एक लिंग महात्म्य जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखित है? तो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो संस्कृत भाषा में लिखित है। ठीक है, जो एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखित है। सर अब बताना तो पड़ेगा क्योंकि हम भाषा पढ़ रहे हैं, भाषा एवं बोलियाँ। ठीक है, और जो क्वेश्चन आ चुका है तो एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखित है? तो संस्कृत भाषा में। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि मरुवाड़ी क्या है? मरुवाड़ी, मरुवाड़ी क्या है? एक राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका। ठीक है, मरुवाड़ी क्या है? तो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, मासिक, मासिक पत्रिका। ठीक है, तो मरुवाड़ी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। मासिक का मतलब होता है एक महीने के बाद ये पत्रिका निकाली जाती है। ठीक है, तो मासिक पत्रा भाई निकाली जाती है नहीं निकाली जाती हमें नहीं पता है, हमें तो याद करो कैसे है कि मरुवाड़ी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रा है। क्यों? क्योंकि एक महीने बाद ये पत्रिका निकाली जाती है, इसलिए उसे मासिक पत्रा कहते हैं। किसको? मरुवाड़ी। तो मरुवाड़ी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, याद करो बस से। ठीक है, आगे देखो। अब देखो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने 5 भागों में बांट दिया सर, ठीक है। और एल पी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा सर, ठीक है। अब हमारे तीसरे विद्वान आते हैं कौन? नरोत्तम लाल वर्मा। नरोत्तम लाल वर्मा जी राजस्थानी भाषा को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। देखो नरोत्तम में कितने अक्षर हैं? देखो 1 2 3 4। नरोत्तम में कितने अक्षर हैं? 4। तो नरोत्तम 4, तो 4 भागों में बांटा था। कौन कौन सी? देखो इधर पूर्वी राजस्थान की कौन सी दिशा है? मतलब पश्चिमी, तो पश्चिमी राजस्थानी। इधर कौन सी है? पूर्वी राजस्थानी। इधर कौन सी है? उत्तरी। और इधर कौन सी है? दक्षिणी। तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो जी नरोत्तम लाल वर्मा के द्वारा राजस्थानी भाषा को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन सी? उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। समझ रहे हो मेरी बात? उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। लेकिन उत्तरी राजस्थानी में मतलब नरोत्तम लाल वर्मा जी ये कहते हैं कि उत्तरी राजस्थानी में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो बोली जाती है मेवाती। अब बताइए कि गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत है भाई। मेवाती तो यहाँ पे बोली जाती है, यहाँ पे बोली जाती है मेवाती। तो उत्तरी राजस्थानी में कहाँ बोली जाती है? वो तो यहाँ पर तुम्हारी उत्तर पूर्व की तरफ बोली जाती है, तो ये गलत हो गया था। तो उत्तरी राजस्थानी में कौन सी मेवाती बोली? एक कौन कह रहे हैं? नरोत्तम लाल वर्मा जी कह रहे हैं कि उत्तरी राजस्थानी में मेवाती बोली जाती है, पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी बोली जाती है। पूर्वी राजस्थानी में कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी। और दक्षिणी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है? मालवी। बताइए क्या मालवी बोली जाती है? बिल्कुल गलत है यार। मालवी बोली तो यहाँ बोली जाती है, यहाँ पे। और बता यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। तो दक्षिणी राजस्थान में कौन सी? मालवी बोली। और पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी। ये तो चलो ठीक है, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थानी की तरफ कौन सी? मारवाड़ी। दोबारा देखो, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी में कौन सी? मेवाती। पूर्वी राजस्थानी में कौन सी? ढूंढाड़ी। दक्षिणी राजस्थान में कौन सी? मालवी। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी? मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़, मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाती। ठीक है, नरोत्तम लाल वर्मा।
अगले विद्वान आएंगे कौन, उनका सबसे मानक वर्गीकरण माना जाता है। ठीक है, वे हैं तुम्हारे मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। सबसे मानक वर्गीकरण माना जाता है किनका, मोतीलाल मेनारिया जी का। ठीक है, तो मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। देखो, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने भी राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा कि नहीं बांटा, और मोतीलाल मेनारिया ने भी 5 भागों में बांटा था। लेकिन सबसे मानक वर्गीकरण जो माना जाता है वो मोतीलाल मेनारिया का माना जाता है। देखो, सबसे मानक वर्गीकरण किसका माना जाता है, मोतीलाल मेनारिया का। ठीक है, मोतीलाल मेनारिया का। ठीक है, और तुम्हारे एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा था सर, 2 भागों में। उसके बाद तुम्हारे कौन थे, नरोत्तम लाल वर्मा। नरोत्तम लाल वर्मा में नरोत्तम में कितने अक्षर हैं सर, 4, तो 4 भागों में बांटा था। और मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा, और उन्हीं का सबसे मानक वर्गीकरण माना जाता है। देखो कौन कौन सा, इधर बोली जाती है मारवाड़ी। उन्होंने कहा था कि सर इधर तो मारवाड़ी, कि चल ठीक है सर। राजस्थानी बोलियों को या राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था किसने, मोतीलाल मेनारिया ने। इधर मारवाड़ी, इधर ढूंढाड़ी, सर बिल्कुल बोली जाती है ढूंढाड़ी, यहाँ पे तो बोली जाती है ढूंढाड़ी। इधर मेवाती, सर बिल्कुल मेवाती यहीं बोली जाती है। इधर मालवी, सर बिल्कुल मालवी बोली जाती है। इधर वागड़ी या बागड़ी, मतलब अगर बिंदी लग गई ना बांगड़ी तो वो तो पहुंच जाएगा यहाँ पे, और खाली वागड़ी या बागड़ी तो ये आ जाएगा यहाँ पे। सही है सर, ये उनका सही है, क्योंकि मारवाड़ी सर इधर ही बोली जाती है मारवाड़ी वाले क्षेत्र में, ढूंढाड़ी बोली यहीं बोली जाती है ढूंढाल वाले क्षेत्र में, मेवाती बोली यहीं बोली जाती है मेवात वाले क्षेत्र में, और मालवी बोली यहीं बोली जाती है मालवा वाले क्षेत्र में, और वागड़ी बोली यहीं बोली जाती है वागड़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली इधर बोली जाती है जी तुम्हारा मुख्य रूप से जो जोधपुर वाले भाग में बोली जाती है, जोधपुर और फलौदी वाले क्षेत्र में, मतलब विशुद्ध रूप से, मुख्य रूप से। ठीक है, और तुम्हारी अगर बात करें इधर वागड़ी, तो वागड़ी बोली बोली जाती है तुम्हारे वागड़ प्रदेश में, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र में। और तुम्हारी मालवी बोली कहाँ बोली जाती है, तो मालवी बोली इधर बोली जाती है, देखो जी कोटा बूंदी जी, कोटा जी कौन सा वाला भाग है, कोटा वगैरह वाला भाग यहाँ बोली जाती है। ठीक है, कोटा चित्तौड़ वगैरह वाला जब है ना, इधर बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली मुख्य रूप से बोली जाती है जयपुर में। ठीक है, उत्तरी भाग को छोड़ करके, जयपुर के उत्तरी भाग को छोड़ करके बोली जाती है ढूंढाड़ी बोली। ठीक है, और मेवाती बोली बोली जाती है मेवात वाले क्षेत्र में, इधर तुम्हारा अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर बोली जाती है मेवाती बोली। बात समझ में आई कि नहीं आई, और डिटेल से पढ़ेंगे, क्यों बढ़ा रहे हैं तुम। ठीक है, तो मारवाड़ी, वागड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी और मेवाती। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो मारवाड़ी, इसी के सामने देखो ढूंढाड़ी, ऊपर देखो मेवाती, नीचे देखो मालवी, ऊपर देखो मेवाती, नीचे देखो मालवी, इधर देखो वागड़ी। कुछ नहीं है, क्या दिक्कत है। अब देखो, अब तुम्हारे डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी। देखो डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी, महाधन ईश्वरी माहेश्वरी, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी ने भी राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी ने भी राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था। ठीक है, लेकिन इनका कोई ज़्यादा मत नहीं है, ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट वो नहीं है। ठीक है, लेकिन खाली याद रख लेना कि देखो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण हमने लगभग 4-5 मत पढ़ लिए थे। कौन कौन से, देखो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किसने किया था, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने। कितने भागों में, 5 भागों में। उसके बाद एलपी टेसीटोरी ने वर्गीकरण किया था, कितने भागों में, 2 भागों में। इसके बाद नरोत्तम लाल वर्मा ने कितने भागों में मतलब विभाजित किया था, वर्गीकरण किया था, 4 भागों में। इसके बाद तुम्हारे कौन आते हैं, मोतीलाल मेनारिया। ठीक है, मोतीलाल मेनारिया। अब देखो मोतीलाल तो हमारे गाँव का भी है। ठीक है, मोतीलाल हमारे गांव में भी है। कौन, मोतीलाल। ठीक है, हमारे गांव में मोतीलाल थे, मोतीराम कर लो ना, मोतीराम। ठीक है, मोतीलाल थे मोतीराम, याद करने को बता रहा हूँ मैं, मोतीराम। और देखो मोतीराम पर कितने पुत्र हैं, बताइए। तो उसके पुत्र हैं सर 1 2
एक दो तीन चार, चार पुत्र हैं सर, चार पुत्र, ठीक है। और एक खुद हो गया वो मोतीराम, तो कितने हो गए टोटल? 5 हो गए ना। मोतीराम पे कितने पुत्र हैं? 4, ठीक है, 4 पुत्र हैं और एक खुद हो गया, तो 5 हो गए कि नहीं हो गए? तो मोतीराम तो खैर नहीं रहा है, ठीक है, गुजर चुके हैं, लेकिन 5 हो गए ना, तो 5 भागों में बांट दिया तो उन्होंने, और क्या दिक्कत है। अब हीरालाल माहेश्वरी ने भी राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था, बस इतना याद रखना है कि डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी ने भी राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था, इतना याद रखना है बस, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे सीताराम लालस। सीताराम लालस क्या कहते हैं? देखो, सीताराम लालस कहते हैं, मतलब सीताराम लालस जी ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। मतलब एक ऐसे पहले व्यक्ति थे, इन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। मतलब उन्होंने एक एक शब्द तैयार किए थे, एक एक वर्ड तैयार किए थे, एक एक शब्द तैयार किए थे। सीताराम लालस ऐसे पहले व्यक्ति थे कि इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए शब्दकोश तैयार किया था, मतलब शब्दकोश, शब्द तैयार किए थे, और लगभग 1 लाख लोगों का, और यार क्या लोगों का नहीं, शब्दों का, 1 लाख शब्दों का संग्रह तैयार किया था। लगभग सीताराम लालस जी ने 1 लाख शब्दों का संग्रह, मतलब एकत्रित कर लिए थे, ठीक है। किसके लिए? राजस्थानी भाषा के लिए। राजस्थानी भाषा के लिए शब्दकोश तैयार किया था, तो किसने किया? सीताराम लालस ने, सीताराम लालस ने। सीताराम हमारे गांव में भी है सीताराम, ठीक है, सीताराम। तो सीताराम वही सीताराम है जिन्होंने शब्दकोश तैयार किया था, किसका? राजस्थानी भाषा का। और कितने? लगभग 1 लाख शब्द, ठीक है सर। आगे देखो, देखो सीताराम लालस की एक पुस्तक है राजस्थानी भाषा की व्याकरण। बिल्कुल व्याकरण तैयारी तो की थी उन्होंने, सीताराम लालस जी ने, तो बिल्कुल राजस्थानी भाषा की। और भाई कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। तो राजस्थानी भाषा में क्या तैयार की थी? व्याकरण। तो राजस्थानी भाषा की व्याकरण उसका नाम हो गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थानी भाषा की व्याकरण के लेखक हैं तो सीताराम लालस। और सीताराम लालस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो राजस्थानी भाषा की व्याकरण। उसी में राजस्थानी भाषा के लिए शब्दों का संग्रह मतलब तैयार किए थे, ठीक है। इसी पुस्तक में मतलब राजस्थानी भाषा के शब्दकोश तैयार किए थे। कौन सी पुस्तक में? राजस्थानी भाषा की व्याकरण में, ठीक है। और देखो राजस्थानी सीताराम लालस को और किस किस नाम से जाना जाता है? देखो, सीताराम लालस को हम राजस्थानी भाषा के पाणिनि कहते हैं, पाणिनि। और राजस्थानी भाषा की जुबानी मसालवी कहते हैं। राजस्थानी भाषा के पाणिनि, पाणिनि किसे कहते हैं? सीताराम लालस को, ठीक है। और जुबानी मसाल किसे कहते हैं? सीताराम लालस को। यार सीताराम तो जुबान बहुत लड़ाता है, सही कह रहा हूँ मैं, सीताराम तो जुबान बहुत लड़ाता है, ठीक है, बात बात पे, पाण पाण पे, ठीक है। और तू काम किसी के लिए करता नहीं है, जुबान लड़ता रहता है। अगर तो पे कोई पानी मंगाओ नहीं तो पानी भर के नहीं देगा तो सीताराम। तो पानी थे पानी नहीं, और जुबान थे जुबान ज़्यादा लड़ाता है तो जुबानी मसाल, ठीक है। तो सीताराम तू बहुत जुबान लड़ाता है, बहुत। और अगर तेरे से हम कहें ना कि बेटा पानी भर के लाइयो तो तू पानी भर के नहीं लाएगा, मुझे पक्का पता है। तो पानी थे पाणिनि और जुबान थे जुबानी। तो राजस्थानी भाषा के पाणिनि किसे कहते हैं? सीताराम लालस को, सीताराम लालस को। और राजस्थानी भाषा की जुबानी मसाल किसे कहते हैं? सीताराम लालस को। और सीताराम लालस को 1977 में, कब? 1977 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 1977 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो सीताराम लालस को 1977 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो 1977 में क्या दिया गया था सीताराम लालस को? पद्मश्री। 1977 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आगे देखो, अगर देखो राजस्थानी भाषा का व्याकरण या शब्दकोश तैयार किसने किया था? सीताराम लालस ने। लेकिन मारवाड़ी व्याकरण, जो मारवाड़ी व्याकरण है ये किसने लिखी थी? तो पंडित रामकरण आसोपा, पंडित रामकरण आसोपा ने मारवाड़ी व्याकरण लिखी थी। मारवाड़ी व्याकरण किसने लिखी? पंडित रामकरण आसोपा ने। पंडित रामकरण आसोपा, रामकरण आसोपा ने मारवाड़ी व्याकरण तैयार की थी। अब देखो हमारे गांव का नाम है एक राम कुमार, क्या नाम है? राम कुमार,
ठीक है। अब भाई साहब वो छोटो कथों का तब बाप बहुत मार लगाते मामा, क्या लगाते, बहुत मार लगाते जब छोटो सो तब। तो मारते मारवाड़ी राम को मारते राम करण आसोपा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा ना जब क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो रामकार में क्या लगाते, मार। ठीक है, तो मारते मारवाड़ी व्याकरण, और किसने लिखी थी, पंडित रामकरण आसोपा ने। और जबकि राजस्थानी भाषा की व्याकरण किसने लिखी थी, तो सीताराम लालस ने। और मारवाड़ी व्याकरण किसने लिखी थी, पंडित रामकरण आसोपा ने। ठीक है, आगे देखो, अब देखेंगे यहाँ, अब देखो अब देखेंगे हम कि जो राजस्थानी भाषा है, मतलब इसका उद्गम कैसे हुआ था, राजस्थानी भाषा कैसे आई थी अपने में। ठीक है सब देखो, तो देखो सबसे प्राचीन जो भाषा मानी जाती है वो मानी जाती है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा मानी जाती है। संस्कृत भाषा का अगर समय पूछ लिया जाए तो कब से कब तक था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। मतलब संस्कृत भाषा का समय कितना था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इतनी लगभग 1000 ईसा पूर्व तक, लगभग 1000 वर्ष तक संस्कृत भाषा अपने प्रचलन में रही थी। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का समय संस्कृत भाषा का समय पूछ लिया जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब संस्कृत भाषा को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो है तुम्हारी वैदिक संस्कृत और एक है तुम्हारी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो होती है जिसमें वेद लिखे गए थे। ठीक है, क्या लिखे गए थे, वेद। और लौकिक संस्कृत वो होती है जिसमें महाभारत रामायण वगैरह लिखी गई थी। ठीक है, देखो वैदिक संस्कृत वो होती है जिसमें वेद उपनिवेद वगैरह लिखे गए थे, वेद उपनिवेद वगैरह लिखे गए थे। लौकिक संस्कृत वो होती है जो महाभारत रामायण वगैरह लिखी गई। तो महाभारत क्यों किस में लिखी गई थी, लौकिक संस्कृत में। रामायण किस में लिखी गई थी, लौकिक संस्कृत में। ठीक है, और लेकिन वैदिक जो भाषा थी एक कठिन भाषा थी, लोगों को समझने में बड़ी कठिनाई आती थी, इसलिए ये कठिन भाषा थी। और इसका समय रहा था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक संस्कृत का समय पूछ लिया जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। लेकिन लौकिक जो संस्कृत थी ये एक सरल भाषा थी, लोगों को बड़ी समझने में सरलता मिली थी। ठीक है, सरलता आती थी, लोग बड़ी आसानी से समझ जाते थे। कौन सी संस्कृत को, लौकिक संस्कृत को। और इसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा देखो। संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कितना, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। संस्कृत भाषा को हमने दो भागों में बांटा, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत इसमें वेद उपनिवेद वगैरह लिखे गए थे। ठीक है, और यह एक कठिन भाषा थी। कैसी भाषा थी, कठिन। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और जो लौकिक संस्कृत थी इसमें महाभारत रामायण वगैरह लिखी गई थी। यह एक सरल भाषा थी, लोगों को समझने में आसानी होती थी। और इसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब लोक संस्कृत के बाद एक भाषा निकली थी, उसका नाम है पाली भाषा। ये वही पाली भाषा है जिसके द्वारा क्या लिखे गए थे, बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। तो बौद्ध ग्रंथ किस में लिखे गए थे, पाली भाषा में। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। ठीक है, इसका समय कब से कब तक है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी तक पाली भाषा का समय काल माना जाता है। समय कब से कब तक, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। कौन सी भाषा का, पाली भाषा का। पाली भाषा में क्या लिखे गए थे, बौद्ध ग्रंथ। अब पाली भाषा के बाद एक अगली भाषा आई थी, कौन, प्राकृत भाषा। ठीक है, तो प्राकृत भाषा अगर पूछ लिया जाए तो उसका समय 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत भाषा का समय 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक माना जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले बताइए। बिल्कुल आ रही सर।
तो प्राकृतिक भाषा, ये प्राकृतिक वही भाषा है जिसमें जैन ग्रंथ लिखे गए थे। कौन से ग्रंथ? जैन ग्रंथ। ठीक है सर। देखो, बौद्ध ग्रंथ किसमें लिखे गए थे? पाली भाषा में। जैन ग्रंथ किसमें लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। ठीक है, पहले बौद्ध ग्रंथ आया था, पहले बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, तो इसलिए बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। और पहला कौन सी भाषा हुई थी? पाली भाषा। सेकंड नंबर प्राकृत भाषा ही। और सेकंड नंबर पर कौन से महावीर स्वामी जी आए थे? भाई जैन ही आए थे, तो जैन ग्रंथ लिखे गए थे 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। ठीक है, पाली भाषा का जन्म 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत भाषा का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, ईसा पूर्व अलग है, ईस्वी अलग है। ठीक है, और प्राकृतिक भाषा से एक भाषा निकली थी अपभ्रंश। अपभ्रंश कौन सी? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का अगर पूछ लिया जाए समय, तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक उसका समय माना जाता है। अपभ्रंश का मतलब होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, तो अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक किसका माना जाता है? अपभ्रंश का समय माना जाता है। 500 और 5 से दूनी 1000, तो 500 ईस्वी 1000। ठीक है सर। फिर अपभ्रंश को हमने 2 भागों में बांटा। एक तो था गुर्जरी अपभ्रंश। ठीक है सर। और एक था सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, गुर्जरी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, गुर्जरी और सौरसेनी। ठीक है सर। फिर गुर्जरी अपभ्रंश से 2 भाषाओं का जन्म हुआ था। देखो, अपभ्रंश 2 भागों में बांटा, गुर्जरी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। और गुर्जरी अपभ्रंश से 2 भाषाओं का जन्म हुआ था, एक राजस्थानी और एक गुजराती। राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, और जो अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश था, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है। हिंदी भाषा का जन्म लगभग 1050 ईस्वी से अब तक उसका समय काल माना जाता है। 1050 ईस्वी। ठीक है, 1050 ईस्वी से उसका समय माना जाता है। 1050 ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक हिंदी भाषा का समय। और सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। और गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का जन्म। गुर्जरी तो गुजराती थे, गुजरात, और राजस्थानी, भाई गुजराती और राजस्थानी का मिला जुला रूप चला रहा था। ठीक है, क्योंकि उनका एक ही अपभ्रंश से जन्म हुआ था, गुर्जरी अपभ्रंश से। ठीक है, तो गुजराती गुर्जरी तो गुजराती, और गुजराती अगर आएगी तो राजस्थानी कहाँ रह जाएगी? तो राजस्थानी आ भी जाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल आ गई। तो गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी और गुजराती। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थानी भाषा का उद्गम किससे हुआ था, तो सौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ था। मतलब सौरसेनी अपभ्रंश नहीं बोला है मैंने, सौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ था, गुर्जरी अपभ्रंश से। अब क्वेश्चन कैसा आया था कि राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ था, उसमें गुर्जरी अपभ्रंश नहीं था, उसमें सिर्फ यही दे रखा था सौरसेनी प्राकृत। ठीक है, तो सौरसेनी प्राकृत हमें बस सही टिक कर देना है। ठीक है, अगर गुर्जरी अपभ्रंश होता था तो गुर्जर अपभ्रंश करते, लेकिन गुर्जरी अपभ्रंश उसमें दे नहीं रखा है, तो उसका ऊपरी वाली जो इकाई है उसको तो सही बताना पड़ेगा ना। तो सौरसेनी प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा का उद्गम सौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के मत। उत्पत्ति के मत, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताओ, मतलब किस किस विद्वान ने किस किस को मतलब कैसे कैसे बताया था किसकी उत्पत्ति उस अपभ्रंश से हुई थी। किसी ने कहा कि उसकी उत्पत्ति उससे हुई थी, किसी ने कहा कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा था। देखो, और जो महावीर प्रसाद शर्मा है ना, महावीर प्रसाद शर्मा और LP टेसीटोरी, महावीर प्रसाद शर्मा और LP टेसीटोरी ये कहते हैं कि मतलब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, ठीक है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे बताई थी? सौरसेनी अपभ्रंश से। बोलो क्या है, बात सही है गलत है? बिल्कुल गलत है भाई। सौरसेनी प्राकृत से जरूर हुई थी, लेकिन सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुई थी। ठीक है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुई थी, जो क्या है गलत। ठीक है, और मुंशी के मुंशी, देखो महावीर प्रसाद शर्मा और LP टेसीटोरी, महावीर प्रसाद शर्मा और LP टेसीटोरी इस बात को कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। कौन से अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से। वो क्या है गलत। कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, KM मुंशी और मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया
इस बात को कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई थी। कौन से अपभ्रंश से? गुर्जरी अपभ्रंश से हुई थी। इस बात को कौन कह रहे हैं? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मेनारिया इस बात को कह रहे हैं कि गुर्जरी अपभ्रंश से हुई थी। जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया ये कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई थी। कौन से अपभ्रंश से? नागर अपभ्रंश से। कौन कह रहे हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया। जबकि सुनीति कुमार चटर्जी ये कह रही हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई थी। कौन से अपभ्रंश से? सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई थी। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से। याद कैसे करेंगे सर, वो बताइए। देखो, हमारे गांव में एक व्यक्ति है महावीर। महावीर कौन? महावीर। और महावीर भैया शोर बहुत मचाते हुए, शोर बहुत मचाते, बहुत शोर। तो हम लोग कहते हैं भाई तू जा अपने मुखे अपने जा मोड़े तू एल पी थी चपका ले, कैसे चपका ले? एल पी थी, तू बहुत ज़्यादा शोर करते हुए। भाई एक महावीर था, ठीक है। तो वो महावीर क्या करता है? ज़्यादा शोर करता है, वो ज़्यादा ही शोर करता है। तो हमने कहा था कि तू भाई जा मोहते कम से कम एल पी चपका ले, एल पी। तो एल पी टेसिटोरी महावीर थे महावीर प्रसाद शर्मा, शोर थे शोर सैनी अपभ्रंश, और का चपका ले? एल पी थे एल पी टेसिटोरी। तो महावीर तू एल पी चपका ले, तू बहुत शोर करता, सही कह रहा हूँ मैं। तो महावीर प्रसाद शर्मा एल पी टेसिटोरी, शोर सैनी अपभ्रंश, ठीक है। के.एम. मुंशी, देखो हमारे गांव में एक मुंशी है, मुंशी नाम का लड़का है, ठीक है। और एक है मोतीलाल, मोतीलाल तो मतलब मोतीराम, मोतीराम कर दो ना। तो देखो मोतीराम और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये भाई साहब कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे, ठीक है, हमेशा। क्यों सच इसलिए बोलते थे? उन्होंने कहा था कि जी तो गलत बता रहे हैं, सौर सैनी अपभ्रंश से वहाँ से। क्यों बताऊँ मैं? हम तो सही बोलेंगे ना कि गुर्जरी अपभ्रंश से हुई थी, हम तो सही बोलेंगे। कौन कह रहे हैं बात को? के.एम. मुंशी, मुंशी और मोतीराम, मोतीराम थे मतलब मोतीलाल, ये दोनों ये कह रहे हैं कि हम क्यों झूठ बोले, कि हम तो सही बोलेंगे। कहाँ से हुई थी? गुर्जरी अपभ्रंश से। और वास्तव में गुर्जरी अपभ्रंश से तो हुई थी, बिल्कुल यही थी। तो सही बात है, सही बोलेंगे तो सही बताया, ठीक है। तो के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया, ठीक है। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मेनारिया, ठीक है, गुर्जरी अपभ्रंश से। और मोतीलाल मेनारिया ने तो राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था, राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा था, वो भी सही था, ठीक है। ओके, मुंशी मोतीलाल मेनारिया गुर्जरी अपभ्रंश से। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात? देखो पुरुषोत्तम, तो एक लड़का है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम का एक लड़का है, वो हमारे साथ पढ़ा था, हमारे साथ पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। पुरुषोत्तम हमारे गांव का ही एक लड़का है। क्या है? लड़का, ठीक है। अब भाई साहब, अब वो गांव में तो नहीं रहता है, अब वो चला गया नगर। कहाँ चला गया है? नगर चला गया। नगर मतलब नगर ऐसे सिटी वगैरह तो बोलते हैं नगर, तो नगर थे नागर। तो पुरुषोत्तम मेनारिया के द्वारा नगर थे नागर अपभ्रंश से। लेकिन एक सर ग्रियर्सन तो रह गए, और इसमें देखेंगे सन, सन देखेंगे, सन 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 थे। तो पुरुषोत्तम मेनारिया किसका सन था? वो जो पुरुषोत्तम नाम का जो लड़का था वो किसका सन था? सन मतलब बेटा, किसका बेटा था? किसका बेटा था बताइए? ऊदल का बेटा था, ऊदल का, ऊदल का बेटा था। किसका बेटा था? ऊदल का, ठीक है। लेकिन ऊदल याद नहीं रखना है, हमें सन याद रखना है। सन थे ग्रियर्सन, मतलब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया, ठीक है। और कहाँ चले गए भी? नगर में, मतलब नागर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, ठीक है। और सुनीति कुमार चटर्जी सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से, सौराष्ट्र में। देखो सूते सुनीति सूते सौराष्ट्रीय, 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 ठीक है। सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई थी। बात समझ में आई कि नहीं जाए? दोबारा देखो, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं महावीर प्रसाद शर्मा और एल पी टेसिटोरी। महावीर तू जा पर मोते एल पी चपकाला, तू बहुत शोर मचातो है। तो महावीर थे महावीर प्रसाद शर्मा, एल पी थे एल पी टेसिटोरी, और शोर सैनी अपभ्रंश, शोर थे शोर सैनी अपभ्रंश, ठीक है भाई। मुंशी और मायगांव का जो मोतीराम है, मोतीराम था मोतीलाल, ये कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने सही बताया कि गुर्जरी अपभ्रंश, बिल्कुल गुर्जरी अपभ्रंश हुई थी, गुर्जरी। ठीक है, मेरे साथ पढ़ा था पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, ठीक है। और उसका एक सन था, उसके वो किसका सन था, मतलब किसका बेटा था? ऊदल का। सन थे सन ग्रियर्सन। अब कहाँ चले गए? नागर, नगर तो नागर अपभ्रंश। और सुनीत कुमार चटर्जी सौराष्ट्र अपभ्रंश, ठीक है। आगे देखो,
अब देखेंगे हम राजस्थानी भाषा के नामकरण, मतलब राजस्थानी भाषा को किस विद्वान ने क्या नाम रखा, किसने क्या रखा, किसने क्या कहा। देखो अब बात करते हैं उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी की एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कुवलय माला। कुवलय माला। सर याद कैसे करेंगे कुवलय माला को? देखो अब भाई साहब हमें क्या लेने जाना है? माला। तो माला खरीदने के लिए क्या लेने चाहिए? फूल। और फूल कहाँ मिलेंगे? किसी न किसी उद्योग में मिलेंगे। उद्योग मतलब बगीचा मिलेगी ना, उद्योग मतलब बगीचा मिलेंगे ना, उद्योग। ठीक है, तो उद्योग मतलब उद्योतन। ठीक है, क्या खरीदना है? माला, तो कुवलय माला। ठीक है, कुवलय माला। तो उद्योतन सूरी की एक पुस्तक है कुवलय माला। कुवलय माला में राजस्थानी भाषा के लिए, कौन सी भाषा के लिए? राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाड़ी या मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस विद्वान ने राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाड़ी या मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया था, तो उद्योतन सूरी ने। उद्योतन सूरी ने राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाड़ी या मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया था। मरुवाड़ी या मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया था। और कुवलय माला ग्रंथ कब लिखा था? तो 778-79 में। 778-79 में। ठीक है, 78-79 में, 778 या 79 में। और ये कहाँ लिखा था? तो जालौर दुर्ग में रह करके, जालौर दुर्ग में रह करके वत्स राज के शासनकाल में ये पूर्ण किया था। मतलब वो जो कुवलय माला ग्रंथ था, हो सकता है कि उद्योतन सूरी वत्सराज का कोई दरबारी वगैरह होगा। ठीक है, तो उसने जालौर दुर्ग में रह करके एक कुवलय माला ग्रंथ लिखा था। किसके शासनकाल में? तो वत्सराज के शासनकाल में। वत्सराज के शासनकाल में। ठीक है, अब देखो उद्योतन सूरी ने राजस्थानी भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? मरुवाड़ी या मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया था। मरुवाड़ी या मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया था, बिल्कुल किया था सर। आगे देखो, और इसमें किसमें? कुवलय माला ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो उसमें से राजस्थानी भाषा का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, और अन्य भाषाओं के उल्लेख, लगभग पूरी 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। जो कुवलय माला ग्रंथ है ना, उसमें 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। और राजस्थानी भाषा को तो भाई साहब मरुवाड़ी या मरु भाषा कहा है। किसने? उद्योतन सूरी ने। कौन सी ग्रंथ में? कुवलय माला ग्रंथ में। कब लिखा था? 778-79 में। ठीक है, और कुवलय माला ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि वक्ताओं की दृष्टि से, मतलब बोलने की दृष्टि से, वक्ताओं की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का भारत में स्थान कौन सा है? मतलब भारत में वक्ताओं की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। भारत 7, भारत 7। और विश्व में कौन सा स्थान है राजस्थानी भाषा का? 16वां स्थान। विश्व 16, विश्व 16। तो विश्व में स्थान कौन सा है? 16वां। 16वां। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वक्ताओं की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का भारत में कौन सा स्थान है, तो 7वां। विश्व में कौन सा स्थान है सर? 16वां। सर हमें, तुम्हें कैसे पता है कि उसका 7वां स्थान 16वां स्थान है? हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कौन कह रहा है? उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी की पुस्तक कौन सी है? कुवलय माला। और उसमें भाई साहब मरुवाड़ी, राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाड़ी या मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया था। इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। वक्ताओं की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का भारत में स्थान 7वां, विश्व में 16वां। ठीक है, अगले विद्वान देखो। अगले विद्वान आते तुम्हारे अबुल फैजल। अबुल फैजल, अबुल फैजल की एक पुस्तक है आईने ए अकबरी। आईने ए, अबुल फैजल की तो वैसे हर किसी को याद है। अबुल फैजल की पुस्तक कौन सी है? आईने ए अकबरी। तो आईने ए अकबरी, अबुल फैजल की एक पुस्तक है आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी में राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए अबुल फैजल ने किस शब्द का प्रयोग किया था, तो मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अबुल फैजल ने। कौन सी पुस्तक में? आईने ए अकबरी। अगर सर अबुल फैजल नहीं आया फिर क्या होगा? तो दूसरे पे आया कुवलय माला, सॉरी कुशलनामा। कुशलनामा की एक पुस्तक है पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि, कुशलनामा की एक पुस्तक है कुशलनामा।
ठीक है। तू तो खुश रहे क्योंकि तो शिरोमणि मिलेगी ना, शिरोमणि क्या मिलेगी, शिरोमणि, शिरोमणि बोलते हैं मीराबाई को, ठीक है। और भाई साहब मीराबाई वास्तव में बहुत भक्ति थी, बहुत मतलब एक प्रकार से पूछी मतलब, ठीक है, भक्त ने भगवान श्री कृष्ण की, ठीक है, बहुत खुश रहती थी वो, ठीक है। खुश थे, कुशलनामा शिरोमणि थे, पिंगल शिरोमणि, ठीक है। तो कुशलनामा की पुस्तक कौन सी है, पिंगल शिरोमणि। उसमें भी राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग मिलता है। लेकिन अगर अबुल फेजल आ जाए तो टिक यही करना है, अगर अबुल फेजल नहीं आवे तब कुशलनामा करना है, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग हों तो फिर यही करना है। तो अबुल फेजल ने अपनी पुस्तक आयन ए अकबरी में राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। कौन शब्द का, मारवाड़ी शब्द का। और कुशलनामा की पुस्तक पिंगल शिरोमणि में भी राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है सर, अब आगे देखो। अब देखते हैं हम राजस्थानी भाषा के विकास के चरण, राजस्थानी भाषा के विकास के चरण, ठीक है सर। तो राजस्थानी भाषा के कितने चरण हैं सर? 4 चरण हैं। राजस्थानी भाषा के जो विकास के चरण हैं कितने हैं? 4 चरणों में राजस्थानी भाषा को बांटा था हमने, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो है गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश। एक प्राचीन राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थानी, एक है आधुनिक राजस्थानी, उसको अर्वाचीन राजस्थानी भी कह सकते हैं। तो गुर्जरी अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थानी और आधुनिक राजस्थानी। अब देखो, राजस्थानी भाषा के विकास के चरण या राजस्थानी भाषा के विकास के चरण कितने हैं सर? 4। कौन कौन से? गुर्जरी अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थानी और आधुनिक राजस्थानी। गुर्जरी अपभ्रंश का समय कब से कब तक है? तो सर 1150 से लेकर के 1450, 1150 से लेकर के 1450 तक, ठीक है। मतलब लगभग 300 साल तक, 300 साल तक। अब देखो, हमने जब गुर्जरी अपभ्रंश और जब गुर्जरी अपभ्रंश पढ़ा ना, तो गुर्जरी अपभ्रंश और एक सौरसेनी अपभ्रंश, तो सौरसेनी अपभ्रंश से एक भाषा निकली थी हिंदी। तो हिंदी भाषा का समय कब से माना जाता है? लगभग 1050 से, ठीक है। लेकिन मानक समय पूछ लिया तो 1100 माना जाता है, हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ मैं। तो लगभग गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा, तो गुर्जरी अपभ्रंश का समय कब से कब तक चलता है? तो 1150 से लेकर के 1450, 1150 से लेकर के 1450, लगभग 300 साल। फिर 1450 से लेकर के 1650 प्राचीन राजस्थानी भाषा का समय कब से कब तक है? 1450 से लेकर के 1650, लगभग 200 साल तक, 200 साल तक, 1450 से 1650। मध्यकालीन राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा का समय 1650 से लेकर के 1850, 1650 से 1850, लगभग 200 साल। और आधुनिक राजस्थानी भाषा का समय 1850 से लेकर के वर्तमान तक, अब तक। आधुनिक राजस्थानी भाषा का समय 1850 से लेकर के वर्तमान तक, ठीक है। देखो, गुर्जरी अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थानी, आधुनिक राजस्थानी। 1150 से लेकर के 1450, 1450 से लेकर के 1650, 1650 से लेकर के 1850, 1850 से लेकर के वर्तमान, ठीक है। आगे देखो, राजस्थानी भाषा की वास्तविक उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो वो 1150 ईस्वी से मानी जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थानी भाषा की वास्तविक उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो 1150 ईस्वी से मानी जाती है। तो जो तुम्हारे एल.पी. टेसीटोरी थे, एल.पी. टेसीटोरी ने ही तो बात कही थी कि मतलब राजस्थानी जो भाषा थी वो लगभग 12वीं सदी में अपन अस्तित्व में आ चुकी थी। तो 12 सदी मतलब होता है 12वीं सदी, आता हो गई ना, जो क्या है 12वीं सदी, सही है। तो 12वीं सदी मतलब अस्तित्व में आ चुकी थी। तो राजस्थानी भाषा का वास्तविक उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो 1150 से मानी जाती है, लगभग 12वीं सदी में। तो एल.पी. टेसीटोरी भी सही कह रही थी, सही बात है। और राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कौन सा कहलाता है? तो मध्यकालीन राजस्थान। कौन सा राजस्थान? मध्यकालीन राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। लगभग 1650 से लेकर के 1850 का जो समय है, जो काल है, वही राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। देखो मध्यकालीन राजस्थान, देखो जरा 1650 से लेकर के 1850, ये समय ना मध्यकालीन राजस्थान का, ये राजस्थानी भाषा का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है।
तो अब देखो राजस्थानी भाषा कौन से परिवार की भाषा है, तो बहुरूपीय परिवार की भाषा है, बहुरूपीय परिवार की। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन तो नहीं आया था, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आ गया है कि राजस्थानी भाषा कौन से परिवार की भाषा है, तो उसमें वेस्टर्न इंडो आर्यन, वेस्टर्न इंडो आर्यन, आर्यन उसको हम हिंद आर्य भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि भारत देखो मतलब राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा कौन से परिवार की भाषा है, तो बहुरूपीय परिवार भाषा। अगर बहुरूपीय परिवार भाषा ना हो, पर बहुरूपीय परिवार की भाषा ना हो, तो वेस्टर्न इंडो आर्यन, वेस्टर्न, वेस्टर्न इंडो, इंडो वेस्टर्न इंडो आर्यन, तो वेस्टर्न इंडो आर्यन उसको हम हिंद आर्य भी कहते हैं। बात समझ में आई क्या नहीं आई? ठीक है, आगे देखो। देखो जो जैन कवि थे, जैन कवियों ने अपने ग्रंथों की भाषा को मरु भाषा कहा था। मतलब जैन कवि के जो ग्रंथ है ना, उन्होंने कहा था कि जो हमारी भाषा है उसमें मरु भाषा का उल्लेख में, ठीक है, जैन कवियों ने भी अपनी ग्रंथों में किस भाषा को माना था? मरु भाषा को। ठीक है, तो जैन कवियों ने भी अपनी ग्रंथों में मरु भाषा को माना था कि जो हमारी भाषा है, हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें कौन सी भाषा है, तो मरु भाषा है सर, मरु भाषा है, मरु भाषा। ठीक है, मरु भाषा। और 9 बेली की छंद और 8 देसरी गुजरी, 9 बेली की छंद, कितनी बेली थी? 9, और बाबा क्या आ रहे थे? छेद, तो 9 बेली की छंद और 8 देसरी गुजरी, 8 देशों में मतलब 8 देशों में घूम चुकी है कौन? गुजरी, तो 8 देसरी गुजरी। भाई वो तो 8 देशों में घूम चुकी है कौन? गुजरी, तो 8 देसरी गुजरी और 9 बेली छंद, 9 बेली, कितनी बेली थी? 9, बाबा कह रहे थे छेद, 9 बेली की छंद और 8 देसरी गुजरी पुस्तक में मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। मतलब 9 बेली की छंद और 8 देसरी गुजरी, इनमें भी मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। और जैन कवियों ने भी अपने ग्रंथों की भाषा को मरु भाषा कहा था। ठीक है, और देखो वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात, वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात, वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात। तो वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात में गोपाल लाहौरी के अनुसार, मतलब गोपाल लाहौरी ये भी कहते हैं कि जो वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात जो पुस्तक है ना, उसमें भी मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। कौन सी भाषा का? मरु भाषा का। ठीक है, वो भी मतलब मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। इस बात को कौन कह रहे हैं? गोपाल लाहौरी। गोपाल लाहौरी ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात, उसमें भी मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। और 9 वेली की छंद और 8 देसरी गुजरी में भी मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। और जैन कवियों ने जो अपने ग्रंथों की भाषा बताई थी वो भी मरु भाषा बताई थी। बस ये है, 3 पॉइंट तो थे उसमें, और क्या है। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, मतलब इतिहास के अकॉर्डिंग देखें या भूगोल के अकॉर्डिंग देखें या विज्ञान के अकॉर्डिंग देखें, तो ऐतिहासिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक के आधार पर अगर देखा जाए तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? गुर्जरी अपभ्रंश से। मतलब देखो इतिहास के अकॉर्डिंग, मतलब ऐतिहासिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक के आधार पर भी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? गुर्जरी अपभ्रंश से। ठीक है, और तुम्हारे के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेहनारिया ने भी कैसे बताई थी? गुर्जरी अपभ्रंश से। और ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक के आधार पर भी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, अब आगे देखो। अब राजस्थानी भाषा में देखो, राजस्थानी भाषा में ऐसे अब बात करें कि राजस्थानी भाषा में पहली रचना, राजस्थानी भाषा में जो पहली रचना लिखी गई थी उसका नाम क्या है? पर राजस्थानी भाषा में लिखित पहली रचना, जो पहली रचना या कोई पुस्तक कौन सी है राजस्थानी भाषा में? 1 मिनट रुको। देखो मैं यूँ कह रहा हूँ कि राजस्थानी भाषा में रचित पहली रचना कौन सी है? पहला ग्रंथ कौन सा है जिसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो राजस्थानी भाषा में रचित
पहला ग्रंथ कौन सा है? तो भारतेश्वर बाहुबली घोर। भारतेश्वर, भारत धन ईश्वर और बाहुबली घोर, भारत धन ईश्वर बाहुबली घोर, मतलब भारतेश्वर बाहुबली घोर किसके द्वारा लिखी गई थी? वज्रसेन सूरी के द्वारा। ये ऐसी पुस्तक है जिसमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है, मतलब ये राजस्थानी भाषा में रचित पहली पुस्तक है। कौन सी? भारतेश्वर बाहुबली घोर। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई? वज्रसेन सूरी के द्वारा, वज्रसेन सूरी के द्वारा। ठीक है, देखो अब जब अब देखो राजस्थानी भाषा में रचित पहली संबतोल्लेख वाली, संबतोल्लेख वाली संबत, जो संबत होते हैं का, तो संबतों से संबंधित पहली रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, मतलब राजस्थानी भाषा में रचित पहली संबतोल्लेख वाली पुस्तक कौन सी है, रचना कौन सी है, ग्रंथ कौन सा है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। ये पहली ऐसी रचना है जो संबत से संबंधित राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली घोर, सॉरी भारतेश्वर बाहुबली रास है, रास। देखो भारतेश्वर बाहुबली, भारतेश्वर बाहुबली, ये घोर है और ये रास है। अगर घोर आ जाए तो वज्रसेन सूरी के द्वारा, अगर रास आ जाए तो शीलभद्र सूरी के द्वारा। तो रास साथे शीलभद्र सूरी, इधर कौन रहेगा? वज्रसेन सूरी। ठीक है, वज्रसेन। ठीक है, घोर, घोर, घोर। ठीक है, देखो इंद्रदेव जो भगवान थे ना, वे बहुत बड़े बाहुबली थे। ठीक है, वे भाई साहब क्यों? कि उनका शरीर वज्र का बना हुआ था, बहुत वज्र का बना हुआ था। ठीक है, और भाई साहब वे लोगों के साथ क्या करते थे? बहुत घोर करते थे, घोर, घोर अन्याय करते थे हर किसी के साथ, घोर। कैसे याद कर लेना कुछ जैसे तैसे करके। ठीक है, वज्र, वज्र थे वज्रसेन सूरी, घोर थे घोर, तो वज्रसेन सूरी। भारतेश्वर बाहुबली रास, रास थे शीलभद्र सूरी। ठीक है, और 12मासी ग्रंथ, मतलब राजस्थानी भाषा में रचित पहला 12मासी ग्रंथ कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा में रचित पहला 12मासी ग्रंथ कौन सा है? नेमिनाथ 12मासा। ठीक है, नेमिनाथ 12मासा। और किसके द्वारा लिखा गया था? पल्लड़ सिंह के द्वारा, पल्लड़ सिंह, पल्लड़ सिंह, पल्लड़ सिंह के द्वारा। तो देखो राजस्थानी भाषा में रचित पहली रचना भारतेश्वर बाहुबली घोर, किसके द्वारा? वज्रसेन सूरी के द्वारा। राजस्थानी भाषा में रचित पहली संबतोल्लेख वाली रचना भारतेश्वर बाहुबली रास, किसके द्वारा? शीलभद्र सूरी के द्वारा। राजस्थानी भाषा में रचित पहली 12मासी ग्रंथ कौन सा है? नेमिनाथ 12मासा, किसके द्वारा? पल्लड़ सिंह के द्वारा। ठीक है, याद में कैसे करेंगे? देखो नेमिनाथ 12मासा, 12 मास, 12 मास में पत्व है, तो हमको क्या चाहिए? पल्ली, पल्ली चाहिए, पल्ली थे पल्लड़ सिंह। भाई अगर 4 मास जैसे 12 मास में पड़ता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पल्लियों का, तो पल्लियों थे पल्लड़ सिंह, पल्लड़ सिंह, नेमिनाथ 12मासा पल्लड़ सिंह। ठीक है, अब आगे देखो राजस्थानी भाषा में रचित पहला नाटक कौन है? नाटक, राजस्थानी भाषा में रचित पहला नाटक कौन सा है? तो केसर विलास, केसर विलास। राजस्थानी भाषा में रचित पहला ग्रंथ कौन सा? पहला नाटक कौन सा है? सॉरी नाटक, ग्रंथ मत कर देना, अगर ग्रंथ आएगा ना तो भारतेश्वर बाहुबली घोर पहुंच जाएगा। ठीक है, और अगर नाटक आ जाए तो केसर विलास, केसर विलास। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा में रचित पहला नाटक केसर विलास, और राजस्थानी भाषा में रचित पहला उपन्यास कौन सा है? उपन्यास, तो कनक सुंदरी, कनक सुंदरी। राजस्थानी भाषा में रचित पहला उपन्यास कौन सा है? तो कनक सुंदरी। और राजस्थानी भाषा में रचित पहली कहानी कौन सी है? तो विश्रांत प्रवास, विश्रांत प्रवास। देखो नाटक, उपन्यास और कहानी। नाटक कौन सा? केसर विलास, उपन्यास कनक सुंदरी, कहानी विश्रांत प्रवास। ये तीनों के तीनों किसके द्वारा लिखे गए थे? तो शिवचंद्र भरतिया के द्वारा, शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया के द्वारा। ठीक है, और राजस्थानी भाषा में पहली फिल्म कौन सी बनाई गई थी? उसका नाम है नजराना। एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नजराना। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा में पहली कौन सी फिल्म बनाई गई थी? नजराना, नजराना। ठीक है, देखो याद कैसे करेंगे? देखो राजस्थानी भाषा में रचित पहला नाटक केसर विलास, राजस्थानी भाषा में रचित पहला उपन्यास कनक सुंदरी, उपन्यास कनक सुंदरी, कहानी विश्रांत प्रवास। देखो नाटक, देख नाटक तो करे मत। ठीक है, तू केसर खाएगा, तू नाटक बहुत करता है। पहले तने केसर खा लीजिए, कहीं में घोर के गिलास में घोर के, गिलास थे विलास, केसर घोर कहीं में खा लीजिए, नाटक कर रहे हो। पहले केसर क्यों खाई? ठीक है, कहीं में घोर के गिलास में घोर के, और तो नाटक करो, तो केसर थे केसर विलास, नाटक थे नाटक।
तो राजस्थानी भाषा में रचित पहला नाटक केसर थे, केसर विलास। भाई नाटक मत करे तू, केसर खाएगा, ठीक है, तो केसर विलास, ठीक है। उपन्यास, उपन्यास, क्या वाह, क्या उपन्यास लिखे हैं, कितने सुंदर उपन्यास लिखे हैं, देखिए कितने सुंदर उपन्यास लिखे हैं, कितने सुंदर, तो सुंदर तो कनक सुंदरी। और कहानी, और भाई साहब कहानी कह 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 भाई साहब मैं हूँ परेशान, अब मैं कर लो तुम विश्राम, क्या कर ली विश्राम। तो कहानी कह कह के वो क्या कर रहा है, वो विश्राम। तो राजस्थानी भाषा में रचित पहली कहानी कौन सी है, विश्रांत प्रवास। अब ये तीनों के द्वारा, नाटक, उपन्यास और कहानी, तीनों के तीनों द्वारा किसके द्वारा लिखी गई हैं, शिवचंद्र भरतिया के द्वारा, शिवचंद्र भरतिया के द्वारा। और पहली फिल्म नजराना, ठीक है। जो राजस्थानी भाषा में पहली रामायण किसके द्वारा लिखी गई, मतलब राजस्थानी भाषा में पहली रामायण किसके द्वारा लिखी गई, तो कवि मेहाजी के द्वारा, कवि मेहाजी के द्वारा, कवि मेहाजी के द्वारा राजस्थानी भाषा में पहली रामायण लिखी गई थी। ये भाई साहब कवि मेहाजी ने बहुत कुछ यार, कितने ग्रंथ लिखे हैं। कवि मेहाजी ने राजस्थानी भाषा में पहली रामायण किसने लिखी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थानी भाषा में पहली रामायण किसने लिखी, तो कवि मेहाजी ने, कवि मेहाजी, ठीक है सर। आगे देखो, अब देखो ये शब्द देखो, तो डिंगल शैली, देखो एक तो है डिंगल शैली और एक है पिंगल शैली। दो शैलियाँ हमारे राजस्थान में, एक डिंगल शैली और पिंगल शैली, ठीक है सर। देखो डिंगल शैली, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो कवि बांकीदास ने। ऐसे पहले कवि कौन थे, कवि तो बांकीदास, जिन्होंने डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। और कवि बांकीदास की पुस्तक कौन सी है, कुकवि बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी, ठीक है। कवि थे कुकवि और दास थे बत्तीसी, बांकीदास बत्तीसी, बांकीदास बत्तीसी, कवि थे कुकवि, बांकीदास थे बत्तीसी। वैसे मिलता जुलता सा तो हो रहा है ना, जो कवि थे कुकवि, बांकीदास थे बत्तीसी, है क्या नहीं, तो कुकवि बत्तीसी, बांकीदास, कवि बांकीदास के द्वारा, ठीक है। मतलब कवि बांकीदास ऐसे पहले व्यक्ति थे, इन्होंने डिंगल शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन किसके अर्थ में, साहित्य के अर्थ में, साहित्य के अर्थ में, हाँ साहित्य के अर्थ में। मतलब ऐसे पहले व्यक्ति थे, कौन, कवि बांकीदास, इन्होंने साहित्य के अर्थ में, किसके अर्थ में, साहित्य, साहित्य, साहित्य के अर्थ में डिंगल शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है सर। आगे देखो, और डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भाषा के अर्थ में किसने किया था, भाषा के अर्थ में, तो भाषा के अर्थ में किया था उद्योतन सूरी ने, उद्योतन सूरी ने। और जित हम पढ़ चुके हैं भाई साहब कुवलय माला ग्रंथ में, ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, कुवलय माला ग्रंथ में। तो डिंगल शब्द का भाषा के अर्थ में किसने प्रयोग किया था, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भाषा के अर्थ में किसने किया था, उद्योतन सूरी ने। लेकिन साहित्य के अर्थ में किसने किया, कवि बांकीदास ने। कौन सी पुस्तक में, कुकवि बत्तीसी में, और उद्योतन सूरी ने कौन से, कुवलय माला में, ठीक है, भाषा के अर्थ में। आगे देखो, ये मारवाड़ी भाषा की शैली है, जो डिंगल शैली है ना, ये मारवाड़ी भाषा की शैली है, बिल्कुल मारवाड़ी भाषा की शैली है, ठीक है। और जो पश्चिमी राजस्थानी की शैली है, जो मतलब जो पश्चिमी राजस्थान की शैली है, और मारवाड़ी भाई पश्चिमी राजस्थान, अब देखो जे है वो, ठीक है, ऐसे माना कि जे है, ठीक है। देखो यहाँ बता देता हूँ मैं, जो तुम्हारा राजस्थान हो गया, तो इधर कौन सी डिंगल शैली, इधर कौन सी पिंगल शैली। तो डिंगल शैली इधर क्या है, पश्चिमी राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख शैली कौन सी है, डिंगल शैली। कौन सी शैली, डिंगल शैली, ठीक है। और इधर कौन सा, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़, तो मारवाड़ी भाषा की या मारवाड़ भाषा की शैली कौन सी है, डिंगल शैली। और इधर सबसे ज़्यादा मारवाड़ वाले क्षेत्र में इधर कौन सी जाति निवास करती है, चारण जाति। तो डिंगल शैली में सर्वाधिक साहित्य किसके द्वारा लिखे गए हैं, चारण जाति के द्वारा, चारण जाति के द्वारा, चारण जाति के द्वारा। और इधर पिंगल शैली, तो इधर कौन सा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की शैली कौन सी है, पिंगल शैली। और इधर एक भाषा है कौन सी, ब्रज भाषा, कौन सी, ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी इधर पूर्वी राजस्थान की जो प्रमुख बोली है ना, वो कौन सी है, ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी बोली की कौन सी शैली है, ढूंढाड़ी बोली की शैली कौन सी है, तो पिंगल शैली, ठीक है, तो पिंगल शैली। और इधर कौन ज़्यादा रहते हैं, भाट, तो भाट जाति के द्वारा सर्वाधिक ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन सी शैली है, पिंगल शैली है। पिंगल शैली में सर्वाधिक साहित्य किस जाति के द्वारा लिखे गए हैं, तो भाट जाति के द्वारा। और डिंगल शैली में सर्वाधिक साहित्य किसके द्वारा, चारण जाति के द्वारा, ठीक है। मतलब इधर भाट, इधर चारण, ठीक है। आगे देखो, पश्चिमी राजस्थानी की शैली है,
और देखो डिंगल शैली में सर्वाधिक साहित्य किसके द्वारा लिखे गए हैं? 4 जाति के द्वारा। तो मैंने बता चुका हूँ 4 जाति के द्वारा। तो राजस्थान में डिंगल शैली में सर्वाधिक साहित्य किसके द्वारा? 4 जाति के द्वारा। देखो, और जो डिंगल शैली है ना, डिंगल शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किसका देखने को मिलता है? तो मारवाड़ी और गुजराती का। देखो इधर डिंगल है, डिंगल, ठीक है, तो इधर मारवाड़ तो बोली जाती है, तो मारवाड़ी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और इधर ही तुम्हारी गुजरात, तो गुजराती भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। किस शैली पे? डिंगल शैली पे। लेकिन अगर पिंगल शैली की बात करूँ तो इधर तुम्हारी ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखो, और राजस्थान में सर्वाधिक साहित्य डिंगल शैली में लिखे गए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक साहित्य किस शैली में लिखे गए हैं? तो डिंगल शैली में, ठीक है। डिंगल शैली में सर्वाधिक साहित्य लिखे गए हैं। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? डिंगल शैली का गद्य व पद्य में। गद्य पद्य में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो डिंगल शैली का। डिंगल शैली का गद्य व पद्य में प्रयोग किया जाता है। अब इधर देखो पिंगल शैली, मैं बता चुका हूँ कि पिंगल शैली ढूंढाड़ी भाषा की शैली है, मैं बता चुका हूँ सब चीज़। ढूंढाड़ी भाषा की शैली है, पूर्वी राजस्थानी की शैली है, बता चुका हूँ ना मैं। इधर क्या है? इधर ढूंढाड़ी है, पूर्वी राजस्थानी की तरफ मुख्य बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी की शैली पिंगल शैली, पूर्वी राजस्थानी की शैली डिंगल शैली, ठीक है। और सर्वाधिक साहित्य किसके द्वारा लिखे गए? भाट जाति के द्वारा। पिंगल शैली में सर्वाधिक साहित्य किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो पिंगल शैली में सर्वाधिक साहित्य भाट जाति, तो क्यों सबसे ज़्यादा भाट दे देता हूँ? तो भाट जाति के द्वारा, ठीक है। और प्रभाव किसका देखने को मिलता है? ब्रज भाषा का। इधर ब्रज भाषा तो है यहाँ पर, तो ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसका प्रयोग छंद में किया जाता है। किसका किया जाता है? छंद में किया जाता है, छंदों में, ठीक है। जैसे मैंने बताया डिंगल शैली का सर्वाधिक प्रयोग गद्य पद में किया जाता है और इसका प्रयोग छंद में किया जाता है, ठीक है। अब आगे क्या देखेंगे? राजस्थान की बोलियाँ व उपबोलियाँ, ठीक है। राजस्थान की बोलियाँ व उपबोलियाँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं रही? तो देखो आज हमने क्या पढ़ा है? राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ, यही तो पढ़ा है। तो राजस्थान की भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। राजस्थानी भाषाओं का वर्गीकरण वगैरह पढ़ लिया है, सब चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगली क्लास में पढ़ेंगे हम राजस्थान की बोलियाँ व उपबोलियाँ, ठीक है। तो बाय, ठीक।